नमस्कार बच्चों। आज हम सभी लोग अपना ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर जो आपका पेपर 6 ग्रुप 2 में ऑडिट एंड एश्योरेंस का पार्ट है, उस वाले चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज के इस चैप्टर में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एक थॉरोली कंप्लीट रिवीजन आज आप इस सेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आईसीआई का जो स्टडी मैट है उसी के थ्रू आपका रिव्यू करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपने किसी टीचर के किसी के नोट्स पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहे। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल ऑडिट एंड एश्योरेंस सेगमेंट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। लेट्स सी कि इसको क्या कवर कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चंस अगर कुछ रहेंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस का हम जल्द से जल्द जवाब दे पाए। आप लोगों से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। तो विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली ये हमारा जो है आईसीआई के स्टेटमेंट में बताया है कि इसमें मोटा मोटा इन्होंने 3-4 चीजें कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इसको देखेंगे कि भाई कंपनीज को जो बनाना क्यों होता है, राइट, व्हाई वी ऑल नो दैट दे हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द कंपनीज लॉ, एंड उनको बनाते समय पे उनको कोशिश ये रखी जाती है कि वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या आपके जो गैप जिसको बोलते हैं इंडियन गैप, उसके थ्रू बनाया जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू। अच्छा, कंपनी के मैनेजमेंट को जो है जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो दे हैव टू मेक द इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्लेम्स रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग देयर कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एग्जिस्टेंस, अकरेंस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट, राइट एंड ऑब्लिगेशंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इसका मतलब कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेटा हम ले रहे हैं वो सारे एस्पेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए। कट ऑफ का मतलब कि वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करना चाहिए। अगर जो असेट्स है तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जो लायबिलिटीज है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, इवेंट्स का अकरेंस हो चुका होना चाहिए, राइट। वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी पे होना चाहिए, मेजरमेंट जो टेक्निक्स हमने अडॉप्ट की है, राइट एंड ऑब्लिगेशंस कि भाई हमारा कोई असेट अगर थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है तो वो असेट को भी हमें इंक्लूड करना है, हमारे जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो अराइज हो रहे हैं उनको प्रॉपर्ली करना है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। 5 मोटी मोटी चीजें फाइनेंस में होती हैं। आप कोई भी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम उठा के देखेंगे वो ये बेस है उसका, असेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, एंड ऑब्वियसली द डिस्क्लोजर जो भी हमारे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे उसके बेसिस पे हमको इसका डिस्क्लोजर जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी पड़ती है। ऑडिटर को क्या जरूरत है कि इन सारे जो पैरामीटर्स बताए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट जो असर्शन दे रहा है उसको ऑडिटर को वैलिडेट करना होगा, वेरीफाई करना होगा, और sufficient and appropriate audit evidence of each of the above claims made by the management, and that's what this particular section is going to cover कि इनके assertion को हम लोग कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। अगर जो मैनेजमेंट ने ये क्लेम्स किए हैं इनके क्लेम्स को हम लोग कैसे क्रॉस वैलिडेट करके वेरीफाई कर सके, और जो ऑडिटर है उसको ये सारा काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। असर्शन जो हमारे हैं ब्रॉडली इनको कैटेगराइज कर सकते हैं हम। इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिलेटेड बैलेंसेस होंगे उसमें जैसे हमने बात किया था कि ऊपर असर्शन अकरेंस से होता है, कंप्लीटनेस से होता है, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अकरेंस मतलब कि ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव अकर्ड एंड दे रिलेट टू द एंटिटी। यहाँ पे एग्जांपल कोट किया है जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का कि भाई इसमें कोई अनऑथराइज्ड पर्सनल को वो एक्सपेंसेस इंक्लूड ना किए जाए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में।
कंप्लीटनेस, दैट मींस ऑल पर्सनल्स हैव बीन फुल्ली अकाउंटेड फॉर, कोई छूट नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि 100 एम्प्लॉइज का डेटा जाना था और सिर्फ 90 का डेटा उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। सिमिलरली कट ऑफ, सो हम लोगों ने बात किया है कि जो भी उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड रहेगा, करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली को ही बिलोंग करता है, वो उसमें कट ऑफ, जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम कट ऑफ ले रहे हैं उसमें वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए। Appropriate amounts in the financial statement, the transaction should be recorded accurately, measurement का जो हमने point of view लिया था। Presentation and disclosure की बात करेंगे तो transaction have been classified and presented fairly, यहाँ पे जो important word है वो है fairly in the financial statement presentation and disclosure assertion। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैज बीन फेयरली एलोकेटेड बिटवीन, जो हमारा एग्जांपल कोट किया है इन्होंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पर्सनल रिलेटिंग टू एनी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स हो सकता है अदर देन इन्वेंटरी। तो ये तो बात हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बैलेंसेस की। 5 मोटी-मोटी चीजें हैं इसमें, इसको अक्रेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हमारे मोटा मोटी 3 चीजें होंगी, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। हमने 5 चीजों की बात की थी। इनकम स्टेटमेंट कंप्राइज करेगा आपका रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, एंड बैलेंस शीट कंप्राइज करेगा एसेट, लायबिलिटी एंड ओवरऑल इक्विटी बैलेंसेस। इसमें भी जो मेन असर्शंस हमको करने हैं वो एग्जिस्टेंस को लेकर कि भाई एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी बैलेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड एंड पे। कंप्लीटनेस के बारे में कि जो लायबिलिटीज है, एसेट्स है, इक्विटी बैलेंस है और जिनको हमें रिकॉग्नाइज करना था वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गए हैं और कोई चीज छूटा नहीं है, बचा हुआ नहीं है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू इंश्योर एज पार्ट ऑफ दिस कंप्लीटनेस असर्शन। कट ऑफ मींस आर रिपोर्टेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड, व्हाटएवर द पीरियड वी हैव इंक्लूडिंग। जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री का बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने कोट किया हुआ है कि इन्वेंट्री बैलेंसेस एज एट द ईयर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो असेट, लायबिलिटी, इक्विटी बैलेंस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। AS2 की बात कर सकते हैं हम। AS2 जो हमारा इन्वेंट्रीज को असेसमेंट की बात करता है। Any cost that could not be reasonably allocated to the cost of production and any abnormal wastage have been excluded from the cost of inventory, है ना। एक्सेप्टेबल वैल्यूएशन मेथड हमारे 2 प्राइमरी मेथड्स हैं, FIFO एंड वेटेड एवरेज, जिसको आप ले सकते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे, ये नेक्स्ट असर्शन पे जा रहे हैं हम लोग। एंटिटी हैज अ राइट टू असेट्स, जो हमने बात किया था, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि भाई हमारी इन्वेंटरीज कहीं थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एंटिटी, उनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। हमको हमारी एंटिटी के जो असेट्स हैं और उनके ऊपर जो हमारे राइट्स हैं उसी को हमें रिकॉग्नाइज करना है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर यहाँ पे भी आपका एक देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ पे 5 फिर से आ जाएंगे आपको। सबसे पहले एग्जिस्टेंस असेट लायबिलिटीज का है या नहीं है, और जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है वो नेचर में कंप्लीट है या नहीं है, एंड जो भी हमारा कट ऑफ पीरियड हमने अकाउंटिंग पीरियड चूज किया है उसको बिलोंग करता है नहीं करता है, एंड ऑब्वियसली बैलेंसेस वो कि उनको प्रॉपर्ली लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉग्नाइज किया है। एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, जिसको हम लोगों ने बात किया कि भाई कंपनी या एंटिटी के पास जो है असेट्स का राइट है, वो उन्हीं को, लायबिलिटीज को उन्हीं को रिकॉग्नाइज करना है, एंड इट विल रिप्रेजेंट द ओवरऑल एंटिटीज ऑब्लिगेशंस एट अ गिवन डेट। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बात की हम लोगों ने कि प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होनी चाहिए, डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, डिस्क्लोज्ड होना चाहिए पर्टिकुलर आइटम्स। तो ये हमारा, हमने बैलेंस शीट के कैप्शंस की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन या चीजें आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आप नीचे कमेंट लिख के बता सकते हैं, देन आई कैन कोट द एग्जांपल्स आल्सो। मैं कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल्स नहीं मेजर कोट करूंगा, अदरवाइज वीडियो का साइज बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट का जो कैप्शंस हैं उसमें हमारी शेयर कैपिटल इंक्लूड होती है।
शेयर कैपिटल के बारे में बात हम करेंगे। अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे इसके, तो ये टेबल आपको बताएगा कि हमें क्या क्या कंट्रोल्स इसमें रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये वाले सेक्शन में अब हम जो है बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स को पिक करते हुए चलेंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि ड्यूरिंग द ऑडिट हमें उसमें क्या क्या वैलिडेट करना होता है, क्या क्या वेरीफाई करना होता है। तो भाई हमें अगेन यहाँ पे असर्शन की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल एट द पीरियड एंड पे क्या है। अच्छा, इक्विटी बैलेंसेस जो हैं that were supposed to be recorded have been recognized in the financial statement। अभी हमने ऊपर बात किया कि हम लोगों को एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करना है, मेजरमेंट को वैलिडेट करना है ना। मेजरमेंट हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। कैसे इसको करने वाले हैं? सबसे पहली बात, आप टेली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथराइज्ड, इशूड एंड पेड अप, all three of them up to the previous year audited financial statement. So that can be one way of the auditing this particular area. In case there are no changes during the year, we have to obtain a written confirmation or representation from the organization that there were no changes in the entity's capital structure during the year. In case there is any change, we have to verify whether the paid up capital as at the period end is within the limit of authorized capital. कैसे इसको वैलिडेट करेंगे बताइए? आपको इसको क्रॉस रिलेट करना होगा एमओए एओए से। सर्टिफाइड कॉपीज जो हमने रेजोल्यूशन पास किए होंगे मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग डायरेक्टर्स में, शेयर होल्डर ऑथराइजिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आर पेड अप शेयर कैपिटल, उसके बारे में हमें डिटेल्स कलेक्ट करनी होंगी। फॉर्म्स जो एमसीए के साथ फाइल किए होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दे कैन आल्सो बी कलेक्टेड एज एन ऑडिट एविडेंस। अच्छा, इफ देयर वाज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, वी हैव टू वेरीफाई कि कंपनी ने जो है रिक्वायर्ड फी एंड स्टाम्प ड्यूटी जो पेएबल है एमसी को प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया है या नहीं किया है। इससे भी हमको अंदाजा लगेगा कि जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है वो एप्रोप्रिएट इन नेचर या मेजरमेंट जो है प्रॉपर्ली वैल्यू किया गया है या नहीं किया गया। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि शेयर्स कई बार प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, तो उस चीज को अगर इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर अगर हम लोग का प्रीमियम पे इशू हुआ है कैश या काइंड में, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमारा बोलता है कि कंपनी शुड ट्रांसफर द अमाउंट रिसीव्ड बाय इट एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना, हमारा एसपी अकाउंट होता है, तो वहां पे हमको इसको ट्रांसफर करना होता है। एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है हम इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, टुवर्ड द इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी, इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, in writing of the expense of the commission paid or discount allowed on, in providing for the premium payable on the redemption for the purchase of its own share or the other securities, right? So we have to verify कि ये जो securities premium account है इसमें अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ है वो प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है, एंड देन जो है इसका जो पर्पस हमारा है यूटिलाइजेशन वो ओनली फॉर द अबव मेंशन्ड पर्पसेस के लिए हुआ है। So that's what we have to validate during the review mechanism। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर्स अगर डिस्काउंट में इशू किए हुए तो क्या करना है ना। तो सेक्शन 53 हमारा बोलता है कि भाई हमें डिस्काउंट पे तो इशू करने ही नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द स्वेट इक्विटी। अच्छा, स्वेट इक्विटी कब दे सकते हैं आप? अंडर सेक्शन 54 हमारा जो कंपनी एक्ट है वो बताता है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, एंड देन वहां पे हम लोगों को सेक्शन 4 के प्रोविजंस को फॉलो करना है। ये वाला सेक्शन उसकी बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर को और उसके रिलेटेड कुछ वेरिफिकेशन। रिडक्शन अगर ऑफ कैपिटल अगर है तो क्या करेंगे इसमें? हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर पास हुआ है या नहीं हुआ है ना। एओए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑथराइजेशन हुआ है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, and tribunal confirming the reduction and verify that a copy of the order and the minutes have been registered and filed with the registrar of the company। registrar certificate in regard to reduction of capital, reduce किया है कैपिटल को तो हमें उसको क्रॉस वैलिडेट करना पड़ेगा इस सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट में।
accounting entries recorded, we have to vouch them, and followed by revaluation of asset has been properly disclosed in the balance sheet. So ये सारी चीजें हमको धीरे धीरे करते जाना है. बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है एंड रिड्यूस्ड, required by the order of the tribunal have been added in the name of the company in the balance sheet. ये वाला हमको जो है इंश्योर करना है. अच्छा, MOA जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है has been suitably amended for the reduced capital. Required disclosure for equity have been appropriately made. हम लोगों ने बात किया था राइट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो वहां पे भी ये जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से हम लोगों ने कंप्लाई किया है. इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में हम लोग क्या डिस्क्लोज करना होता है? बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, change in equity share capital during the year, balance at the end of the reporting period, and for each class of capital we have to write such preferences, restriction including the distribution of dividend and repayment of capital. ये सब हमको डिस्क्लोज करना होता है. shares held in the company by the following entities: holding company, ultimate holding company, subsidiary and associate of the holding company, and subsidiary and associates of ultimate holding company. So ये जो है हम लोगों को करना होगा. अच्छा, whenever there is a shareholder holding more than 5% of the share, है ना, we have the disclosure for a period of 5 years immediately preceding the balance sheet. In terms of aggregate number and class of shares allotted as a fully paid up pursuant to contract, allotted as fully paid up by way of bonus and bought back. ये डिटेल्स भी हमको इसमें वेरीफाई करना होगा अंडर द डिस्क्लोजर. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स आर द अमाउंट्स appropriated out of profits that are not intended to meet any liability, contingency, commitment or diminution in the value of asset known to exist as at the date of the balance sheet. ठीक है. अच्छा, ये हमारी जो है what it represents basically held for the purpose of distribution of dividend or financing the expansion, right, are strengthening the company financially. हम इसको रेवेन्यू या कैपिटल रिजर्व में सेग्रीगेट कर सकते हैं. रेवेन्यू रिजर्व क्या होगा? टू सप्लीमेंट डिविजिबल प्रॉफिट, राइट, टू फाइनेंस एन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, टू ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, टू जनरली स्ट्रेंथन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन. कैपिटल रिजर्व क्या होगा? Which does not include any amount regarded as a free for distribution, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, राइट. तो इसको हमें ऑडिट कैसे करना है? हाउ वी डू दैट, राइट. तो हमें इसमें जो असर्शन करने हैं टू एस्टेब्लिश एन एग्जिस्टेंस ऑफ रिजर्व. पहली बात है एग्जिस्टेंस, जो हमने बात किया था. दिस इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, है ना. पीरियड एंड, दिस इज द सेकंड असर्शन विच वी वांट टू इंश्योर कि जो पीरियड हमने कट ऑफ वाला डिफाइन किया है उसके बीच पे हमारा जो है ये चीजें एग्जिस्ट करती है. ओपनिंग बैलेंसेस को टैली करेंगे, है ना, रिजर्व सरप्लसेस को टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना. अच्छा, P&L बैलेंस को ट्रेसिंग द मूवमेंट टू द सरप्लस डेफिसिट एज पर द एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अंडर ऑडिट. अगर डिविडेंड पेमेंट या टैक्स रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हुआ है तो उसको भी हम वेरीफाई करेंगे. रेजोल्यूशंस को चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना. दूसरा यहाँ पे एक्सप्रेशन हम क्या कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, सो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी. वैल्यूड एप्रोप्रिएटली, मेजरमेंट वाला क्राइटेरिया यहाँ पे आता है. AS4 हमारा जो है रिवाइज्ड वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. तो आप देख सकते सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में हम भी ऊपर बात कर आए हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज को उन्होंने लिखा हुआ है. अच्छा, डिस्क्लोजर हमारे रिजर्व सरप्लस के लिए जो है प्रॉपरली करने होंगे कंपनीज एक्ट के हिसाब से. रिजर्व को सब क्लासिफाई करना होगा, जैसे कैपिटल रिजर्व होता है, CRR हो गया हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, राइट, एक्सचेंज डिफरेंसेस. तो उसको हम लोगों ने प्रॉपरली क्लासिफाई या कैटेगराइज किया हुआ है, नहीं किया हुआ है.
अच्छा, फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों ने वेदर वी हैव डिस्क्लोज द फॉलोइंग बैलेंस एट द बिगिनिंग, राइट, चेंजेस हैपन, total profit loss for the year, dividends, transfer to the retained earnings, any other changes, right? आगे बढ़ेंगे, बोरोइंग्स की बात करेंगे। यहाँ पे भी सेम असर्शंस हमको लेके चलना है कि भाई बैलेंस शीट जो है वो वैलिड क्लेम रिप्रेजेंट करता है बाय बैंक्स आर द अदर थर्ड पार्टीज। किसे वेरीफाई कर सकते हैं? रिव्यू बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट्स, है ना। हमको इंश्योर करना है कि जो भी है लोन एग्रीमेंट या बॉन्ड इश्यूएंस दे वर ऑथराइज्ड, ठीक है जी। Details of loans recorded to the loan agreement, right? Verify that borrowing limits, if any, imposed by agreements are not exceeded. तो ये हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। Roll out and obtain independent balance confirmation respect to all the borrowings from the lenders. This one when we can do that. Lease and hire purchase creditors को verify कर सकते हैं। Trust deed for terms and dates of redemption, borrowing restriction, compliance with covenants verify कर सकते हैं। Okay. अच्छा, all the borrowings have been accounted for in the books of the company on a timely basis। इसमें दो assertions आ गए आपके, कौन कौन से दो आ गए हैं? एक तो आपका timely basis, that means कट ऑफ वाला पीरियड आ जाएगा और कंप्लीटनेस वाला एक आ जाएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला जो हमारा बोरोइंग्स का शेड्यूल है वो ले सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। Subsequent transaction after the end of reporting period to determine if there are unrecorded liabilities at the year end, है ना, and whether the recorded in the correct period. Direct confirmation कर सकते हैं। This is one of the very good tool under the auditing approach. We can roll out and obtain independent balance confirmation in respect of all the borrowings from the lender and perform the following. क्या कर सकते हैं भाई? Ascertain the confirmation ask for all information likely to be relevant to the test of debt and related interest balances. Send reminder for non replies, अगर नहीं जवाब आया है तो हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं। Compare the balances as per the confirmation obtained to the books of the account, जहाँ पे जवाब आ गया है वहाँ पे हम लोग उसको टैली कर लेंगे। अच्छा, liabilities recorded the correct amount, ये हमारा जो है वैल्यूएशन मेजरमेंट वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी क्या है ना, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्ट क्या है, whether they are appropriate and consistently applied or not. This is what we have to cross verify during this section. We have to recompute, focus on the word called recompute, the interest and discount or premium on redemption if any, है ना। Amortization of premium discount का computation हमें check करना है कि how they have been arrived at those numbers। अगर कोई फॉरेन करेंसी में लोन है ना, तो हमको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट्स को चेक करना है and verify the computation of the restatement of the foreign currency balance outstanding in the year end। अच्छा, presented, classified and disclosed presentation and disclosure assertion की बात आ गई यहाँ पे, है ना। क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं भाई? इसमें हमारे properly recorded, classified and disclosed है। क्या क्या चीजें? बॉन्ड डिबेंचर, टर्म लोन्स, डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस, अदर लोन एंड एडवांसेस, राइट। सो इस तरीके से हम इसको सेक्शन को कवर सकते हैं। Examine the due date on loans for proper classification between the long term and the short term. This is another criteria which we have to cross verify during the audit procedure. Okay, let's move on. Again schedule 3 में हम लोगों को each amount disclose under the heading long term borrowing में सब classification secured, unsecured, है ना, nature of securities separately in each case of secured borrowings. Repayment term should include the period of maturity at the balance sheet date, number and amount of installment due, applicable interest rate and other significant relevant terms we have to record. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग एंड और इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, आपको इंश्योर करना है कि डिस्क्लोजर जो है पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है। अगले सेक्शंस में मूव करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। अच्छा, these are the essential part of any organization's balance sheet, इसको डेब्टर्स भी हम कह सकते हैं,
टिपिकली इनवॉइस जो है राइज होती है और वो इशू करते हैं किसको, कस्टमर को, विद द इनवॉइस अमाउंट, है ना, बीइंग रिकॉर्डेड एज अ डेब्टर्स बैलेंस। Until the invoice is paid, the invoice amount is recorded on the organization's balance sheet as account receivable. ये हम सब जानते हैं, so accounting में हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, if they are not recovered later on, then हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, है ना, एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। बैड डेट्स की बात कर सकते हैं, ये वो वाला सेक्शन बात कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या वेरीफाई करना है? Again, we will focus on those assertions which we have been discussing so far. Existence of the trade receivable at the period end. So यहाँ पे दो assertion हो गए, existence है, occurrence है या नहीं है, वो cross verify करना है। अच्छा, whether there are controls in place to ensure that invoices cannot be recorded more than once. कई बार हो जाता है कि अगर proper internal control system नहीं है, तो एक ही invoice को दो बार रिकॉर्ड कर दिया है, तो उसमें overall दिक्कत आ जाएगी। जहाँ पे मैन्युअल रिकॉर्ड मैनेजमेंट वगैरह होते हैं, या प्रॉपर अगर यूनिक नंबरिंग सिस्टम ऑफ इनवॉइसिंग नहीं है, इनवॉइस इश्यूएंस प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, राइट, साइलोज में काम हो रहा है, तो वहां पे ये दिक्कत आ सकती है। पीरियड एंड अकाउंट्स को हमको जो है वो कलेक्ट करना है और उस पर हमें एजिंग रिपोर्ट रन कर लेना है। एजिंग रिपोर्ट आप सभी जानते होंगे, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज पुराने कितने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, राइट। उस बेसिस पे हम जो है डेटा को कंपाइल करेंगे और उसको बेसिस पे हम लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। Check whether realization is recorded invoice wise or not, right? So this is another check which we have to do, cross tally the invoices versus the data which has been realized. यहाँ पे भी डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आ जाता है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर में हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा कस्टमर से जाके हम लोग बात कर सकते हैं, ऑडिटर की बात कर रहे हैं। Okay, so where we can directly contact the customer and ask them to confirm the amounts of unpaid account receivable at the end of the reporting period under audit. This needs to be done in concurrence with the organization's management, because कि उनका consent बहुत जरूरी होता है। हो सकता है they might not be comfortable, so अगर वो comfortable नहीं है, so we have to ask for the valid grounds कि भाई वो मना क्यों कर रहे हैं, right? For such a request, in those situations we have to nature, timing and extent of our audit procedure जो है, NTs को हम बोलते हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। NT क्या होता है? नेचर ऑफ द ऑडिट, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसको हमें कितना रिलायंस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे रखना है, उसके बारे में हमारी बात होगी। ठीक है जी। अगली बात करेंगे हम, इसमें रिक्वेस्ट अगर बोल देते हैं कि भाई करिए, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? एज एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, as at any other selected date which is reasonably close to the date of the balance sheet, है ना? The date should be decided by the auditor in consultation with the company on which we are requesting for the confirmation. बाकी मेथड सेम है जैसा हम लोगों ने ऊपर किया था, नॉन रिप्लाईज आती है, फॉलो अप कीजिए आप उसका डेटा का, है ना, एंड देन विदाउट बैलेंस भी भेज सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। द यूज ऑफ द फॉर्म विदाउट एनी बैलेंस इज प्रेफरेबल, मॉड्यूल भी यही प्रिस्क्राइब करता है। Okay, so let's move on. What else we have? Trade receivable that was supposed to be recorded have been recognized. So जो हमें रिकॉर्ड होना था, completeness वाली बात कर रहा है इस assertion की, right? तो यहाँ पे वो cut off की, sales could be understated, overstated. That's what we have to satisfy ourselves as part of the cut off, right? Goods dispatched prior to the period have been invoiced and included in debtors on a test check basis. This is something which you have to verify. Test invoices lessened in receivable report. Select few invoices from the accounts, right? And then aging report and compare them to supporting documentation. तो all in all इसको हमें cross verify, validate करते हुए चलना है चीजों को। Assess bill and hold sales if there is a situation where the company is billing customer for sales despite still retaining the goods on site। ये example हमने quote किया, जैसे bill and hold हो सकता है। कई बार क्या होता है कि माल डिलीवर नहीं किया मगर बिल हो गया है, तो असेट का बैलेंस आपका बढ़ा हुआ दिखेगा जबकि पैसा ऑलरेडी आ चुका होगा।
तो एसेट गया नहीं है, तो उस केस में आपको ऐसे केसेस को आपको कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएट करना होगा, एंड देन वी हैव टू ऑडिट देम एप्रोप्रिएटली। ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो वैल्यूड एप्रोप्रिएटली, राइट, तो उसके ऊपर बात आ गया है। अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स क्या क्या है ना। कंसिस्टेंसी इन कंपैरिजन विद द मेथड यूज्ड इन द लास्ट ईयर, ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि भाई किस बेसिस पे वो बेड डेट्स कॉल आउट कर रहे हैं, किस बेसिस पे वो लोग बता रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो है उनको एजिंग रिपोर्ट में, राइट, जैसे स्टैटिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं कि नॉट करंटली ड्यू 30 डेज ओल्ड, 30 to 60 डेज ओल्ड, 60 to 180 डेज ओल्ड, 180 to 365 which is almost a year and more than a year, राइट। इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन कौन से हैं जिनका आना डाउटफुल है, एंड मैनेजमेंट से बात करेंगे कि भाई these debtors are not included in the provision for bad debts, any specific reason around it, right। एंड उस वेरिफिकेशन में अगर डिस्प्यूट्स आते हैं तो हम लोग उस पर फॉलो अप क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। राइट ऑफ्स को हमें चेक करना है कि रिसीवेबल बैलेंस के कितने राइट ऑफ्स हुए हैं, एंड वेदर देयर इज एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी लाइक बीओडी, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन केस ऑफ द कंपनी है अप्रूव्ड दोस। डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सेक्शन। तो यहाँ पे रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी जो है हैज बीन डन प्रॉपर्ली, ये हमें चेक करना है। फॉरेन करेंसी के केस में आपको पता है कि आपको कौन सा रेट फॉरेन एक्सचेंज का लिया है उन्होंने, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल वैल्यूएशन एंड रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, split between more than 6 months and less than 6 months has been done from the due date and not from the invoice date, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपनियां जो है मिस कर जाते हैं और उसको इनवॉइस डेट से दिखा देते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन अमाउंट ड्यू इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कैसे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल। प्रॉपर डिस्क्लोजर अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टीज, ये हमारे की पार्टीज होते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, आपके अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हो गए, है ना, severally joined with any other person from private companies respective in which any director is a partner or director or member, ये डिस्क्लोजर हम लोगों को कम करना पड़ेगा। Ensure that the transaction with parties covered under section 189 of the Companies Act are reported properly in the CARO, Companies Auditors Report Order, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड हो सकता है, स्टॉम्प्स इन हैंड हो सकता है, बैलेंसेस हेल्ड विद द बैंक इन करंट अकाउंट्स, राइट, मार्जिन मनी अकाउंट्स में, कैश या क्रेडिट अकाउंट्स में, डेबिट बैलेंस हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, चेक्स इन हैंड हो सकता है, राइट, रिप्रेजेंट द मोस्ट लिक्विड एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। अच्छा, इसमें ऐसे इस बैलेंसेस को ऑडिट करते टाइम हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है। चलिए बात करते हैं कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस, हमारा पहला असर्शन क्या होता है किसी भी उसमें कि चीजें हैं या नहीं है, है ना। तो कैश बैलेंस है या नहीं है, unless they are checked by surprise there can be no certainty that the cash produced for inspection was in fact held by the custodian, क्योंकि अरेंज कर सकते हैं, कैश को मैनेज किया जा सकता है, तो वी हैव टू टेक अ सरप्राइज चेक ओवर हियर, है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है यहाँ पर। जब भी आप कैश को क्रॉस वेरीफाई का सर्टेन करने की कोशिश करेंगे, टिपिकली वी डू इट थ्रू अ सरप्राइज वॉक। अच्छा, whether they were supposed to be recorded and have been recorded, this is the second assertion typically we are reviewing as part of this process. So whatever the cutoff period is there, cross verify that what all data should have been recorded and whether they have been recorded appropriately, right। अगर मोर देन वन केस बैलेंसेस है, जैसे कि हमारे कई बार ब्रांचेस के केस में हो जाता है, कैशियर है और पेटी कैशियर है, ब्रांच कैशियर अलग है, राइट, तो उन केसेस में हम लोगों को क्लब करके कंसोलिडेट करके सारे रिकॉर्ड को टैली करके कैश को बैलेंस हमको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, if there is any rough cash book or details of daily balance are separately kept, right, ये हमें ऑडिट में बात करके पता करना पड़ेगा, एंड देन
as per their policy we should test entries from the cash book with those in the cash book to prove that entries in the cash book are correct, right? ये हमें चेक करना है. हमें cash sensitivity analysis by compiling a summary of total cash receipt and payments each month and analyzing the trends to see if there have been variations in any specific month and request brief discussion from the management is the another area. तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहा है. कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस को हम कहते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है, समरी बनानी है कि टोटल कैश रिसिप्ट कितनी हुई है और पेमेंट कितने हुए हैं, राइट, और उसका ट्रेंड हमें देखना है. तो जहाँ पे हमें कोई डिस्क्रिप्शन नजर आता है वहां पे हमें बात करनी है भाई मैनेजमेंट के साथ कि इसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन क्यों लग रहा है, राइट. सो डू यू हैव एनी एडिशनल इनसाइट फॉर दिस? अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीए फाउंडेशन में हमने पढ़ा हुआ है, बीआरएस की बात कर रहा है अब ये, है ना. तो हमें यहाँ पे बीआरएस को जो है कलेक्ट करना है फॉर ऑल बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय द एंटिटी एज एट द रिपोर्टिंग पीरियड, है ना, and understand the client's process and periodicity of making the bank reconciliation statement. This is also another auditing procedure which we have to adopt as part of the process. BRS दे दिया है, मगर वो साइंड नहीं है, तो आप कैसे उसको इंश्योर करेंगे भाई कि ये ठीक है? तो BRS should be signed by the authorized personnel, आपको इंश्योर करना है, राइट. तो आप असाइन कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये BRS पे कोई इशू नहीं है. तो कई बार हो जाता है कि BRS दे दिया और आपने रिव्यू करके उसमें फाइंडिंग बताया, उन्होंने कहीं नहीं सर गलत डॉक्यूमेंट दे दिया था आपको, मैं अभी दूसरा वाला लाके देता हूँ. तो इसलिए आपको इसको अप्रूव्ड वाले को ही कलेक्ट करके उसके ऊपर काम करना है. यहाँ पे आप क्या क्या डिटेल्स कर सकते हैं? बीआरएस का वेरिफिकेशन की बात करने वाले हैं हम लोग. इसमें बैलेंस को डेली कर सकते हैं, है ना, बैंक कंफर्मेशन स्टेटमेंट और बैंक बुक को. Material reconciling item including under checks issued by but presented for payment, right, to the underlying bank book forming part of the book of account. अच्छा, बैंक स्टेटमेंट of subsequent period and should verify if the checks issued have subsequently been cleared by the bank. उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. 3 महीने से पुराने कोई चेक ऐसे थे जो इशू किए गए थे मगर लैप्स हो गए हैं, है ना, वो ऐसे इधर बीआरएस में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए. डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर में क्या करने वाले हैं बताइए अब आप. डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर में हम लोग जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, और उनसे पूछ सकते हैं भाई आपके करंट अकाउंट में कितना पैसा है, डिपॉजिट अकाउंट में कितना है, ईएफसी अकाउंट में कितना है, कैश क्रेडिट अकाउंट में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड यूज अकाउंट्स में क्या है, डिविडेंड एस्क्रो वगैरह जो है एंटिटी का, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. This should be done for all account balances at the period end. Company should be asked to investigate and reconcile the discrepancies. जहाँ पे भी गैप मिलता है उसमें आपको बात करनी है, पता करना है ना. And receive the clarification from the bank or financial institutions on any unresolved query. जो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है उसमें आप आपके बैंक का हेल्प ले सकते हैं. यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑडिटर शुड एम्फसाइज फॉर कंफर्मेशन ऑफ 100% ऑफ बैंक अकाउंट बैलेंस, है ना. रिमोट सिचुएशन जहाँ पे कि बड़ी ही रेयर सिचुएशन है जहाँ पे रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, राइट, वहां पे हमें एडिशनल टेस्टिंग करनी पड़ेगी. तो ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया फॉर वेरिफिकेशन है, आपको इसको ध्यान से सुन के समझ के इसको करना पड़ेगा. दिस टेस्टिंग में क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि रिप्लाई नहीं आ रहा है और 100% टेस्टिंग कंफर्मेशन नहीं आया है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, एग्रीइंग द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी या ऑनलाइन लॉगिन जो है अकाउंट का वो ओपन करवा के चेक कर सकते हैं, राइट. ऑडिट टीम मेंबर को बैंक की ब्रांच भेज सकते हैं, राइट, तो ऑब्टेन द बैलेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक डायरेक्टली, वहां से ले सकते हैं. अगर वो ईमेल पे आपके मेल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इन पर्सन विजिट करवा के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. ऑनलाइन आजकल सारी बैंकों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं, तो उस वाले रिकॉर्ड पे लॉगिन करवा के ऑडिटर के प्रेजेंस में भी आप इसको क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं. वैल्यूएशन ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये नेक्स्ट असम्पशन हमको कंफर्म करना है, राइट. तो आपको इसमें देखना है कि फॉरेन करेंसी
यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ मेजर कहाँ पे इशू हो सकता है, वैल्यूएशन आई एम सॉरी, वैल्यूएशन का इशू कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे भी वो एक्सचेंज रेट की बात आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर हमको इसको रीस्टेट किया होना चाहिए। डिस्क्लोजर की बात करेंगे तो इसमें डिस्क्लोजर इन्होंने कंपनी सेट के हिसाब से जो हमारे डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है कैश इक्विवेलेंट के, पहले तो उनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर हो, बैलेंस विद बैंक, चेक, ड्राफ्ट ऑन हैंड, राइट, कैश ऑन हैंड, अदर्स। देन वी हैव टू ईयर मार्क द बैलेंसेस विद बैंक, है ना, जो अनपेड डिविडेंड के लिए अगर हमने कुछ मार्क किया हुआ है तो उसको सेपरेटली स्टेट करना होगा। मार्जिन मनी या सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोइंग अगर रखा हुआ है तो उसको भी डिस्क्लोज हमको सेपरेटली करना पड़ेगा, राइट। बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। तो यहाँ पे हमने बातें कर ली हैं। अगला सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंट्रीज, राइट। Inventories are a form of current asset held for sale in the ordinary course of business. Ordinary course of business है यहाँ पे आपके जो assets है, they are not inventories, क्यों, क्योंकि हम उनको ordinary course of business में सेल करने के लिए नहीं रखते हैं। इन्वेंट्री को हम ये भी कह सकते हैं कि they are in the process of production for sale। भाई रॉ मटेरियल हो गया, है ना, और कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, पैकेजिंग मटेरियल हो गया आपका, टूल्स वगैरह हो गए, राइट, in the form of material or supplies to be consumed in the production process or rendering of services। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों की ही बात कर रहा है। इन्वेंटर्स की जब भी बात आती है आपको प्राइमरी जो सेक्शन ध्यान रखना है, which is AS2 accounting standard 2, which is for valuation of the inventories, right। तो यहाँ पे हमको सभी को पता है कि इन्वेंट्री जो है उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे हमको वैल्यू करना होता है। असेसन देखते हैं, चलिए क्या क्या हमको करना है। नंबर एक, सबसे पहली बात बताइए मुझे क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करेंगे आप, है ना। तो एग्जिस्टेंस कैसे क्रॉस रिलेट कर सकते हैं, एंटिटी के प्लान को देखेंगे, भाई परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट वो कैसे करते हैं, हाउ डू दे कलेक्ट द इन्वेंट्री काउंट, राइट। अच्छा, कंसाइन गुड हैव बीन सेग्रीगेटेड, जो सेग्रीगेशन है वो सेपरेटली होना चाहिए। अच्छा, ऑडिटर पार्टिसिपेट इन इन्वेंट्री काउंट विद द मैनेजमेंट, जब भी इन्वेंट्री की बात आती है वहां पे हम लोग पार्टिसिपेट करना है उसमें फिजिकली। डिस्काउंट इन मॉनिटरी बाय ऑडिटर शुड इंक्लूड ऑब्जर्विंग एम्प्लॉइज आर एडिंग टू द एग्रीड प्लान, जो हमने यहाँ पे प्लान बनाया था ना, वो जब हम फिजिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय शुड बी एडिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लान। एंड देन इंश्योरिंग दैट ऑल आइटम्स आर प्रॉपर्ली टिक्ड। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी आइटम पे लेबल ही नहीं है, राइट, एक ही आइटम पे दो दो लेबल्स हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको जो भी जिस भी काउंट में जिस भी कैटेगरी में आप उसको ले रहे हैं उसी कैटेगरी में आप उसको, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है जब भी हम रिटेल का वेयरहाउस वगैरह ऑडिट करते हैं, उस समय पे हमको ये फिजिकल इन्वेंट्री काफी ज्यादा होती है। मेडिसिन सप्लाईज जो होती हैं, राइट, फार्मा में उनका काफी ज्यादा इन्वेंट्रीज होता है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, और एट द सेम टाइम उनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, उनकी भी इन्वेंट्री काफी होती है। तो वहां पे हमको इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है टैग वगैरह का। अच्छा, समरी शीट जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, है ना, टैक्स जो है ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी उठा के टैग लगा दे रहा है, उसको आपको देखना है कि वो ओनली ऑथराइज्ड पीपल हैव एक्सेस टू दोस टैक्स एंड समरी शीट्स, एंड उनका भी रिकंसिलेशन होना है, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप टैग अवेलेबल है तो आप किसी को कुछ भी लगा देंगे, रिकंसिलेशन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो उसका भी आपको प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। Staying alert at all times and specifically being cautious about empty boxes and obsolete item। कई बार इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये टेक्निक जो है ऑर्गेनाइजेशंस प्ले कर जाते हैं कि खाली बॉक्स को भरा हुआ दिखा के आपका इन्वेंट्री का काउंट बढ़ा दिया, जबकि आप बॉक्स के अंदर काउंट करते हैं। शुरू के कुछ सिंपल आपको चेक करवा दिए विच आर फिल्ड इन नंबर्स, एंड देयर आफ्टर उनके पीछे वाले जो बॉक्सेस थे वो एम्प्टी हैं। We will count them as a boxes। Suppose कि एक बॉक्स के अंदर 12 आइटम्स हैं और वहां पे 10 बॉक्सेस आ गए, तो you might consider the inventory as a 120। पता लगा कि उसमें से दो खाली हैं, तो 24 आइटम्स आपके अवेलेबल ही नहीं होंगे, जबकि आपकी एक्चुअल इन्वेंटरी 96 होगी और आप उसको टेली कर लेंगे 120 से। या कई बार पुराने आइटम, ऑब्सोलेट आइटम को इन्वेंटरी में डाल के दिखा देते हैं, सो वो भी आपको इंश्योर करना है कि उस तरीके की गफलत यहाँ पे नहीं हो रखी है।
थर्ड पार्टी स्टॉक को सेपरेट करना है, किसी दूसरे का माल हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारी उसमें इन्वेंटरी में नहीं दिखा देना है उसको, राइट। डैमेज्ड स्टॉक को अलग रखना है, ऑब्सोलेट स्टॉक को अलग रखना है। अच्छा, अकाउंटिंग ऑफ ऑल स्टॉक शीट, जितनी भी स्टॉक की शीट्स बनाई हुई है उनका चेक करना है। जब हमारे पास पीरियडिक सिस्टम फॉर इन्वेंटरी काउंट होता है ना, इट शुड बी अंडरटेकन एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। दो तरह के पीरियड सिस्टम्स होते हैं इन्वेंटरी काउंट के, कौन कौन से? एक तो हमारा पीरियडिक होता है और एक कंटिन्यूअस होता है, आप सभी ये बात जानते हैं, राइट। अच्छा, जब भी हम कहते हैं कि हमारी इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है, उस टाइम पे हमें जो है उसको वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है ना, और इन्वेस्टिगेट करना है। कैसे करेंगे इन्वेस्टिगेट? प्रॉपर्ली रिकॉर्ड के थ्रू कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट के रिकॉर्ड जा सकते हैं, मतलब कि शिपमेंट के रिकॉर्ड देख सकते हैं थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हैं, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे हम इसको इस वाले असर्शन को वैलिड करने में कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द ऑडिट प्लान। अगर आप बाकी चैप्टर्स में हम लोग बात करेंगे उस चीज की, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा, तो डिपेंड ऑन द ऑडिट प्लान हम सारे चेक भी कर सकते हैं, और ओवर एंड अब इन चेक्स के ऊपर भी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम स्पेसिफिक ऑडिट प्लान बना सकते हैं और उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एंटिटीज जो है, इन्वेंटरी जो है हेल्ड बाय एंटिटी हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इन्वेंटरी बिलोंग टू द थर्ड पार्टी। अच्छा, बट इसी इन्वेंटरी को इंक्लूड करती है थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई मगर हमारी है, राइट। तो इसमें दो चीजें हुई हैं, इन्वेंटरी तीन तरह की हो गई, हमारा माल है और हमारे ही पास है, तो कोई दिक्कत नहीं आपके असर में आएगी। हमारा माल नहीं है मगर हमारे पास है, तो ये हमारी इन्वेंटरी से हमको इसको बाहर रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि माल किसी दूसरे का है। हमारा माल है पर पड़ा किसी दूसरे के पास है, तो भी हमको इसे इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट, कि भाई ये हमारा माल है पड़ा दूसरे के पास है, तो उसको हमको यहाँ पे इंक्लूड करके इसको दिखाना पड़ेगा। क्या बताया गया यहाँ पे भी इसके लिए? इसमें बताया गया कि एनालिटिकल प्रोसीजर को आप अडॉप्ट कीजिए। क्या करेंगे? कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। कैसे? इंडस्ट्री एवरेज से, बजट से, प्रायर ईयर से, ट्रेंड एनालिसिस से। ये कुछ टेक्टिक्स हैं जिसको आप ले सकते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्सेस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं इन्वेंटरी वर्सेस टोटल असेट पर। अच्छा, बजटरी एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल कर सकते हैं कि बजट कितना था और इन्वेंटरी का और एक्चुअल कितना पड़ा हुआ है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वेंटरी के रिलेटेड में कर सकते हैं, वेट क्या है, मेजरमेंट्स क्या है। परचेस एंड सेल्स कट ऑफ टेस्ट कर सकते हैं, राइट। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। कौन कौन से शिपिंग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? बिल ऑफ लेडिंग, रिसीविंग रिपोर्ट्स, वेयर हाउस रिपोर्ट्स, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, राइट, बिफोर एंड आफ्टर द ईयर एंड। अच्छा, टेक्ड इन्वेंटरी जो है, परफॉर्म टेस्ट फॉर द ओमिटेड ट्रांजैक्शन, टेस्ट फॉर इनवैलिड ट्रांजैक्शन। ऐसा तो नहीं कोई एसेट पड़ा हुआ है उसकी एंट्री नहीं हो पाई है। वेरीफाई द क्लेरिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंटरी लिस्टिंग, है ना। कई बार हो सकता है 12 को 21 लिख दिया है, 19 को 91 लिख दिया है, राइट, 10 को 1.0 लिख दिया है, सो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्लेरिकल इशू नहीं हो सकता है। दो सिमिलर काइंड के प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनके नाम बड़े सिमिलर से होते हैं, सब उनकी टैग लगाते टाइम पे इंटरचेंज हो गया हो, तो वो भी हमको इसमें क्रॉस वेरीफाई करना है। फिजिकल इन्वेंटरी को रिकंसाइल करना है विद परपेचुअल रिकॉर्ड, हम बात कर ही चुके हैं ऊपर, है ना। एंड जनरल लेजर कंट्रोल टोटल्स के साथ भी हम इसको रिकंसाइल करना है। अच्छा, राइट्स की बात करेंगे अब हम। entity has valid legal ownership right over the inventories claimed to be held by the entity and recorded in the financial statement। आप राइट एंड ऑब्लिगेशंस की बात हम लोगों ने बात किया, दिस इज द असर्शन व्हिच वी हैव टू डू। इसके लिए क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर हो सकती है? आप कंसाइंड गुड्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, बाउंस द रिकॉर्डेड परचेज टू अंडरलाइंग डॉक्यूमेंटेशन, है ना। परचेज रिक्वेशन होगा, परचेज ऑर्डर होगा, रिसीविंग रिपोर्ट होगी, वेंडर की इनवॉइस होगी, कैंसिल चेक होंगे, पेमेंट फाइल होगा। तो ये सारी चीजों को आपको इसमें इंक्लूड करते हुए, वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ते जाना है ना। क्लाइंट के साथ करस्पॉन्डेंस क्या किया हुआ है, सेल्स रिसीवल के रिकॉर्ड्स क्या है, परचेज के डॉक्यूमेंट क्या है ना, कोलेटरल एग्रीमेंट्स क्या है हमारे पास, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट्स को हम रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, इनवॉइसेस को देख सकते हैं फॉर द एविडेंस ऑफ ओनरशिप। तो इस तरह की चीजों को हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, है ना। इन्वेंटरीज का वैल्यूएशन के ऊपर असर्शन कैसे करेंगे हम बताइए तो।
सो डिपेंडिंग ऑन हाउ द बिजनेस ऑपरेट, वो FIFO यूज करते हैं या वेटेड एवरेज बेसिस पे यूज कर सकते हैं, दो में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स जो है असर्टन जो है कि भाई कॉस्ट आर इंक्लूडेड, कैरेज इनवर्ड, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज वगैरह जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी चीजें इसमें कवर होनी चाहिए। Standard costs are used, inquire into basis of standards, how these are compared with actual cost and how variances are analyzed and accounted for treated in the accounting report. WIP के बारे में कैसे करेंगे? How the various stages of production values are measured and in case estimates are made, understand the basis for such estimate, है ना? ये हमको चेक करना होगा। Element of cost are included, जैसे overhead हो गया हमारा, है ना? Certain the basis on which they are included. Compare such basis with the available costing and financial data information maintained by the entity. तो जहाँ पे मेन कॉस्ट के अलावा आपको लगता है कि ओवरहेड्स वगैरह आ रहे हैं, तो ओवरहेड को क्रॉस वेरीफाई करना है कि सही से अपोर्शन उन्होंने किया है या नहीं किया है, एबनॉर्मल वेस्टेज को तो नहीं लोड कर दिया है ना, मटेरियल कॉस्ट एक्सक्लूड करना चाहिए उस वाले को। कई बार गलती से वो हो जाता है या अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक नहीं है, तो ड्यूरिंग द ऑडिट्स वी हैव टू इंश्योर कि ये सारी चीजें हमारे कवर हो रही हैं। फिनिश गुड एंड गुड्स फॉर द रीसेल, इस वाले चैप्टर में हम क्या देख सकते हैं? इसमें हम देख सकते हैं कि भाई व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड, हाउ these have been established and ensure that the overheads included have been determined based on the normal cost. Abnormal cost नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना? And appear the reasonable in relation to the information disclosed in the financial statement. ठीक है जी? Follow for items that are obsolete, damaged, slow moving, ascertain the possible realizable value of such item, right? इसमें आप इन्वेंट्री एजिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, राइट? Less than 30 days, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 180, 180 to 365, है? More than 365, ठीक है जी। कई सारे टूल आते हैं इसमें, कंपनी अगर कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन यूज करता है तो उसमें भी एजिंग रिपोर्ट्स आ सकती हैं, और उनके पास अगर फैसिलिटी नहीं है तो हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑडिटिंग टूल होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग ये डेटा पुल करके एनालिसिस हम लोग इजीली कर सकते हैं। वर्स्ट केस में हम लोग एक्सेल पे जा सकते हैं, तो एक्सेल के अंदर भी हम लोग ये एजिंग एनालिसिस का टेम्पलेट बनाकर इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डेड कॉस्ट विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे हम वेरीफाई कर सकते हैं ना, वेंडर प्राइस लिस्ट टू डिटरमाइन इफ रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन द करंट प्राइस। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की हमने बात की थी कि उसको कैलकुलेट कीजिए। ऑब्सोलेट इन्वेंटरी में भी रिवील्ड इफ रेशियो सिग्निफिकेंटली लोअर, अगर टर्नओवर बहुत कम है इसका मतलब क्या है, माल बिक ही नहीं रहा है आपका, राइट? सो आपको उस वाली सिचुएशन में एक्स्ट्रा कॉशियस होके कहाँ पे देखना है, आपको ऑब्सोलेट इन्वेंट्री के ऊपर नजर मारनी है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हमें ये भी निकल के आता है कि भाई माल अगर रोटेट ही नहीं हो पा रहा है तो दैट मींस कि आइडियल है, और आइडियल है तो उसके बहुत सारे चांसेस हैं कि वो माल जो है वो एक्सपायर हो चुका होगा, तो उस केस में आप ऑब्सोलेट इन्वेंट्री के ऊपर फोकस कर सकते हो और उस वाले एरिया में अपनी ऑडिट को डायरेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट लाइक लोअर ऑफ कॉस्ट और न्यूट्रलाइजेबल वैल्यू प्रिंसिपल जो है वो प्रॉपर्ली अप्लाई किया है या नहीं किया है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ओवरहेड एलोकेशन में हमें देखना होगा कि हमारे जो प्राइम कॉस्ट है व्हिच इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड ओवरहेड हैव बीन इंक्लूडेड प्रॉपर्ली, तो उसको हमको लेके आगे बढ़ना है। आ जाते हैं हमारे आखिरी असर्शन के ऊपर व्हिच इज द डिस्क्लोजर फॉर इन्वेंटरीज। उसमें हमें बात करनी है कि मोड ऑफ वैल्यूएशन हैज बीन स्टेटेड सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ द इन्वेंटरी, है ना। इन्वेंटरी को हमें क्लासिफाई करना है कैसे, रॉ मटेरियल करना है, WIP करना है, फिनिश गुड करना है, स्टॉक इन ट्रेड करना है, स्टोर्स एंड स्पेयर करना है, यूज्ड टूल्स करना है, अदर्स करना है, राइट। अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट अगर कुछ है तो उसको कैसे करेंगे, उसको अंडर ईच सब हेडिंग ऑफ इन्वेंटरी में हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तो ये बात हुई हमारी यहाँ पे इन्वेंटरीज की। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा टेंजिबल एसेट्स कंप्राइजिंग लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, ये सारा जो कहानी है इसको आजकल आप क्या कहते हैं, PPE। बताइए करस्पॉन्डिंग एज कौन सा है आपका, एज 10 की बात करने जा रहे हैं हम लोग, राइट। तो एज 10 जो है आपका PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है। तो इसमें हम लोग क्या असर्शन करने हैं, सबसे पहली बात एग्जिस्टेंस चेक करना है कि भाई माल है या नहीं है, असेट है या नहीं है, राइट। जो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी
प्लांट एंड इक्विपमेंट की वो फिजिकली अवेलेबल भी है या नहीं है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन कर देंगे उसका। ठीक है जी भाई। नेक्स्ट, appropriate supervision of those performing physical verification of PP should be examined कि भैया जो कर रहा है वेरिफिकेशन उसके ऊपर कोई आदमी दिखने वाला भी है या नहीं है। वर्किंग शीट के थ्रू उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है बैकअप होना चाहिए, मतलब ये रॉ डेटा के ऊपर टैली होना चाहिए, प्रॉपरली टैग्ड होना चाहिए सारी एसेट्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क, तभी तो प्रॉपर काउंट कर पाएंगे ना। आई एम सॉरी। अच्छा, रिकंसिलिएशन ऑफ आइटम्स ऑफ पीपी इज फिजिकली वेरीफाइड विद द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। ये जो हमें फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करना होता है बाय द एंटिटी एट द डेट एंड पीरियड ऑफ अंडरटेकिंग जो है उसके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती तो क्या करेंगे, उसको नोट करना है ना, और एंटिटी की बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्रोप्रिएटली उसको डेल्ट किया हुआ होना चाहिए। तो हमारा फोकस रहेगा कि ड्यूरिंग द ऑडिट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दीस डिस्क्रिपेंसीज और उनका करस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग मैनेजमेंट कैसे हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैंडलिंग कैसे किया है एंटिटी ने, वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं, राइट। अच्छा, अब बात करेंगे जो हमारी ओनरशिप है वही हमारे पास होना चाहिए, उसी की रिकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, राइट। For a period, do not include any PP that belong to a third party, but does include the PP owned or controlled by the entity, although it is lying with a third party. You remember the case which we just discussed? माल हमारे पास पड़ा हुआ है और हमारी बुक्स में एंट्री भी है, परफेक्टली फाइन। माल हमारा है पर पड़ा हमारे पास नहीं है, पड़ा हमारे थर्ड पार्टी के पास है, तो भी इसका एंट्री होना चाहिए। माल हमारे पास पड़ा है मगर हमारा नहीं है, तो इस केस में इसकी एंट्री नहीं होना चाहिए, राइट। ये तीन केसेस की हमने अभी ऊपर बात की थी। इन्वेंटरीज के केस में सेम चीज हमारा पीपीए के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। अच्छा, मूवमेंट इन द पीपीई शेड्यूल, असेट क्लास वाइज लाइक बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंपाइल्ड बाय द मैनेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, एडिशन कितने हुए, डिलीशन कितने हुए और क्लोजिंग बैलेंसेस, सो टैली करना है अपने को एंटिटी की बुक्स के साथ, है ना। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है, मूवमेंट एंड पीपी शेड्यूल की भाई कितने गए कितने आए, तो क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं हम लोग। एस्ट एंड रिवाइज की बात हम लोगों ने अभी ऊपर की थी, तो सेम चीज यहाँ पे आ रहा है। कॉस्ट जो है वो एस्ट एंड के हिसाब से इसको रिकॉर्ड होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एज पर एस्ट एंड रिवाइज्ड, ठीक है। अच्छा, आइटम सच एज स्पेयर पार्ट्स, स्टेड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओनली व्हेन दे आर हेल्ड फॉर मोर देन वन पीरियड। एस 10 रिवाइज में क्या बोलता है कि 12 महीने से ज्यादा अगर होल्ड होगा तो ही वो पीपीई में काउंट होगा, है ना। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मैं एक बिल्डर हूँ और मैं फ्लैट को जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में परचेज सेल करता रहता हूँ, तो मेरे लिए वो इन्वेंट्री हो जाएगी, इट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज पीपीई फॉर। इन द अदर केस मेरे पास मैं धंधा किसी चीज का करता हूँ और मान लीजिए मेरी किराने की दुकान है और मेरे पास दो क्लाइंट भी हैं, तो मैं उस केस में वो मेरे पास जो है पीपीई में क्लासिफाई हो जाएगा। अच्छा, पीरियड 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको टेस्ट करना है परचेज इनवॉइसेस, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट और रिपोर्ट और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड बाय द एंटिटी टू वेरीफाई द डेट ऑफ एडिशन। जब भी कोई पीपीई इंस्टॉल होता है तो उस केस में हम लोग इंस्टॉलेशन रिपोर्ट दी जाती है, या खरीद के लेके आते हैं तो इनवॉइस मिलता है, उस इनवॉइस उस डॉक्यूमेंटेशन के क्रॉस वेरीफाई करते हुए आप उसको देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली जो है उस पर्टिकुलर पीरियड में फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पीपीई एडिशन भाई कॉस्ट है, तो हैव बीन अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, ये हमें इंश्योर करना है, उसके रिकॉर्ड्स उनके पास होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। आगे बढ़ते हैं। valued appropriately and as per generally accepted accounting policies, right? Generally accepted accounting policies, so ये देखना है पीपी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एस 10 बताता है हमको, right? तो एस 10 के हिसाब से हमको करना है। अच्छा, जब भी एस 10 इन कॉम्प्लीमेंट्री विद एस 28, जहाँ भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट की बात करेगा वो एस 28 के हिसाब से करना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड के ऊपर फोकस करना होगा,
डेप्रिसिएशन मेथड जो भी है वो रिफ्लेक्ट द पैटर्न विद द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी पीपी की बात करेंगे डेप्रिसिएशन मेथड को हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा और उन्होंने कैसे इसको लेके रखा हुआ है, राइट। फ्री होल्ड एंड टाइप की जो चीजें होती है विच आर नॉन डेप्रिशिएबल इन नेचर, है ना, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगा होना चाहिए, तो वो हमको क्रॉस वेरीफाई करना है। और बाकी सारी आइटम जो डेप्रिशिएबल इन नेचर है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो ये हमको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगला असर्शन हमारा क्या होगा, ओनरशिप राइट एंड ऑब्लिगेशंस, राइट। तो यहाँ पे राइट की बात करेगा, क्या क्या बात करेगा भाई इसमें, इसमें हमें चेक करना होगा कि भाई completeness of addition to the PP during the period under audit, जो अभी हम ऊपर करके आए, राइट, जो जो आना था वो सब आ चुका है। हमको एडिशनल टेस्टिंग करनी पड़ेगी भाई परचेस इनवॉइसेस आर इन द नेम ऑफ द एंटिटी। ऐसा नहीं कि दूसरे के माल पे रखा हुआ माल तो दिख रहा है हमें, हम लोग अभी असर्शन एक और भी लेके आए थे ना कि हमारी इन्वेंट्री हमारे पीपी हमारे पास होनी चाहिए, दूसरे का पीपी दूसरे का इन्वेंट्री हमारे पास हो सकता है, अगर उसको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड करना है। तो क्रॉस वैलिडेट करने के लिए आप परचेस इनवॉइसेस देख सकते हैं, इनवॉइस है मगर वो किसके नाम पे है वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे हो जाता है, तो वो आप इसमें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, we have to insist and verify the original title deeds for all immovable properties। बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है ये, तो आपको टाइटल डीड से इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे तो डिस्क्लोजर अगेन कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमको करने होते हैं। कौन कौन से, पीपी को हम क्लासिफाई कर देंगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स, राइट। एंड जहां पे लीज में है तो वहां पे अंडर लीज उसको डिस्क्लोज करना होगा, राइट। एंड ये सारी चीजें हमें यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एडिशन, एक्विजिशन, डिस्पोजल, डिस्पोजल थ्रू डीमर्जर, अदर एडजस्टमेंट जैसे बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइज किया होगा, है ना। फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंटिटी हमने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, क्या opening accumulated depreciation, charge for the year, reductions every, right, closing accumulated depreciation, and each class of property plant and the entity is closed, impairment losses, impairment reversal, right? closing accumulated impairment losses, ये सारी बातें हमको इसमें करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई हमारे अगले आइटम विच इज कॉल्ड द पीपी, राइट। सो फार विद मी गाइस, ओके लेट्स मूव ऑन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट आई थिंक आपको एक फ्लो मिल रहा होगा कि हमारा जो है असर्शंस का जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, किस तरह से हम असर्शन करने, किस तरह के चेक एंड बैलेंसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उसको आप बिल्ड करते हुए चलिए। इस वाले सेक्शन को अगर आप अपने अदर एरियाज के साथ पढ़ते हैं, जैसे आप AS10 की बात की, AS2 की बात की, राइट, AS28 की बात की, तो वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। कंपनीज एक्ट जो है आपका, इफ यू हैव अ गुड होल्ड ऑन दैट, तो आपको इसमें प्रॉपर्ली कॉस्टिंग की भी बात आ जाती है, कॉस्टिंग वाला जो आपका पेपर है। सो सीए इंटर में जितने भी टॉपिक्स हैं, बी टैक्सेशन, बी कंपनी लॉ, अदर लॉज, या आपका जो अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, राइट, या ऑडिटिंग एश्योरेंस हो गया, ये कॉस्टिंग मैनेजमेंट हो गया, ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो इनको बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द करिकुलम व्हिच वन कैन हैव एज पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ओके लेट्स मूव ऑन। तो अभी तक हमने टेंजिबल असेट्स की बात कर ली थी, मगर पीपीई में टेंजिबल असेट्स तो उसके अलावा इंटेंजिबल असेट्स हैं, जैसे गुडविल हो गया, ब्रांड ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, राइट। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी असेट विदाउट फिजिकल substance held for use in the production or supply of goods or service for rental to others or for administrative purposes, right। तो जैसे हमने बात किया था, क्या क्या बात किया था, ब्रांड की बात किया, ट्रेडमार्क हो गया, लॉयल्टी हो गया, रेपुटेशन हो गया है, मार्केट पोजीशन जैसे कस्टमर हो गए, लीगल मोनोपोलीज हो गया, लाइसेंस हो गया, बिजनेस सिस्टम की बात की हमने, राइट, ट्रेडमार्क्स हो गए, अगेन रेपुटेशन लायबिलिटी में जाता है, नॉलेज की बात की हमने। तो ये सारे कहाँ जाएंगे, इंटेंजिबल के लिए हमारा एएस जो है वो AS 26 इंटेंजिबल असेट्स का इम्प्लीमेंटेशन।
तो अभी मैंने आपको कहा था कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर दिस टॉपिक। इफ यू हैव अ गुड होल्ड ऑन दैट दे विल बी हेवीली यूटिलाइज्ड एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। असर्शन चलिए चलिए जल्दी बताइए। तो शुरुआत करेंगे एग्जिस्टेंस से कि भाई इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है, वो सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। नॉन मॉनेटरी है, अगर फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है इसका, तो एग्जिस्टेंस कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। एक्टिव यूज इन द प्रोडक्शन, लोगोस वगैरह जो है वो छप रहे हैं जगह जगह, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में यूटिलाइजेशन हो रहा है, कस्टमर्स के नाम प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किए हुए हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ है तो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हम उसमें चेक कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन डेटा को देख सकते हैं कि डिजाइन ड्राइंग वगैरह जो है उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा, एक्टिव यूज में नहीं है तो डिलीशन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड अमोर्टाइजेशन चार्ज शुड हैव बीन सीज्ड बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीशन। ये हमें चेक करना है। अकाउंटिंग पीरियड में कोई नया इंटेंजिबल एसेट अगर आया है तो आगे हमको क्या देखना होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या था, एडिशंस क्या हुए, डिलीशन क्या हुए, फाइनली क्लोजिंग बैलेंस और एंटिटी की बुक से हमको इसको टैली करना होगा। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हमको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना होगा, प्लेन एंड सिंपल है। अच्छा, रिकॉग्निशन जो है वो एज 26 के हिसाब से होना चाहिए, राइट। रिसर्च जो है R&D वो हमारा इसमें इंटेंजिबल एसेट में कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होना चाहिए। ओके, एंटिटी के एप्रोप्रिएट पर्सनल ने अप्रूव किया होना चाहिए, एडिशन जो है ना, विदाउट उसके कैसे चलेगा, तो वो हमको प्रॉपर्ली अप्रूवल होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंटेंजिबल असेट्स हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली एंड एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, गाप की बात आ गई फिर से, राइट। सो ये गाप का अगला असर्शन आप लेके चलने वाले हैं। सच क्या हो सकता है, कई बार ये हो सकता है एसेट्स में डिमिनिश ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ टाइम यूज एंड ऑब्सोलेसेंस। तो उस केस में आपको करना पड़ेगा डिमिनिशन ऑफ द वैल्यू रिप्रेजेंट कॉस्ट टू द एंटिटी फॉर अर्निंग रेवेन्यू ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड अनलेस दिस कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोर्टाइजेशन इज चार्ज्ड टू द अकाउंट, द P&L should would not be correctly asserted। सो हमको क्या करना है इसमें, हमें चेक करना है कि अमोर्टाइजेशन जो है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्ली चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। मेथड जो यूज किया अमोर्टाइजेशन का, whether it is reflecting properly or not assets which are economic benefits which are expected to be consumed by the entity, right। पूरा AS 28 के ऊपर इसको काम करना है, राइट। इस इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट जहाँ पे लगता है ये भाई डिमिनिश हो गया है परमानेंटली, वहाँ पे आप इम्पेयरमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला असर्शन क्या होगा मेरे दोस्तों, अगला असर्शन है आपका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हिच इज योर लीगल राइट ओवर द इंटेंजिबल एसेट्स। कैसे पता लगेगा भाई, आपका ट्रेडमार्क आपका है या नहीं है, लीगल ओनरशिप होनी चाहिए आपके पास, राइट। उसके परचेज के कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, उसका लीगल टाइटल होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, डीड्स होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, राइट, पेटेंट होगा। उस तरह की चीजें आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर अगला सेशन है हमारा, इसको अगेन कंपनीज एक्ट के थ्रू हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्लासिफाई हुआ है कि नहीं हुआ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, राइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, publishing titles, mining right, copyright patents, recipe, formula, model, design, licensing, franchise, others, right। अच्छा, उन सब के लिए ये जो आइटम्स हैं हमारे क्या क्या, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, इम्पेयरमेंट, अदर एडजस्टमेंट वगैरह होना चाहिए। अच्छा, एमोर्टाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एमोर्टाइजेशन में ओपनिंग अक्यूमुलेटेड चार्ज फॉर द ईयर, है ना, डिडक्शन, क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन। अच्छा, इम्पेयरमेंट की बात कर लेंगे, फिर इसके बाद में इम्पेयरमेंट के लॉस हो जाएंगे, अक्यूमुलेटेड ओपनिंग इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, इम्पेयरमेंट का रिवर्सल हो जाएगा और क्लोजिंग इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। सो फार विद मी, चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे अब हम दोस्तों। अच्छा, लायबिलिटीज इन एडिशन टू बोरोइंग जो हमने ऊपर बात किया था, इंक्लूड ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, राइट, डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट्स एंड प्रोविजंस। वेरिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्ली नहीं डॉक्यूमेंट होगा तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी नहीं निकल के आएगा। क्विकली इसको वेरीफाई करेंगे दोस्तों, कैसे करने वाले हैं इसको। सबसे पहले हम इसको देखने वाले हैं कि भाई एग्जिस्टेंस है या नहीं है, किसका, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज का, एज एट पीरियड एंड पर।
चलिए देख लेते हैं इसको. चेक whether there are controls in place to ensure that any purchase expense invoice does not get recorded more than once, है ना. And payable balances are automatically recorded in the general ledger at the time of recording of expense की बात कर लेंगे. तो पहली तो चीज ये है कि भाई एक से ज्यादा बार नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज सोर्स पे ही गलती हो जाएगी, और सोर्स पे गलती हो जाएगी तो फिर इसको हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अकाउंट पेबल का एजिंग रिपोर्ट जैसा हमने अकाउंट रिसीवेबल के लिए किया था वैसा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना. और जनरल लेजर के साथ इसको ट्रेस कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर कस्टमर के साथ डायरेक्ट किया था वैसे यहाँ पे हम वेंडर के साथ कर सकते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर. क्या करेंगे, सबसे पहले कांटेक्ट कर लेंगे इंडिपेंडेंटली, पूछेंगे भी कितना माल मसाला पेंडिंग है तुम्हारा, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है इसके पेबल बैलेंस को टैली कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, जो भी ऑडिटर एम्प्लॉइज राइट कंफर्मेशन प्रोसीजर विद द कंसेंट ऑफ द एंटिटी, ये बहुत जरूरी होता है. वी डोंट वांट टू बी इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, सो वी हैव टू बी इन कंसेंट विद देम. और जहां पे भी अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो वी हैव टू आस्क एंड कंसीडर द एंटी, जो हमने पहले भी बात किया था. एंटी क्या होता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट, है ना. कि भाई हमें मैनेजमेंट जो मना कर रहा है उस पर किस डिग्री तक रिलाय करना है ना. और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स डिप्लॉय करने हैं या एग्जिस्टिंग से काम चल जाएगा हमारा जो वेरिफिकेशन है. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें काफी सारे चेक्स हैं, जैसे मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर टू बी सर्कुलाइज्ड शुड नॉट बी रिवील्ड टू द कंपनी अंटिल द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल लेजर इज हैंडेड ओवर टू द ऑडिटर. थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करेंगे, डेटा पहले कलेक्ट कर लेंगे कंपनी से, देन वी विल शॉर्टलिस्ट आउट ऑफ दैट लिस्ट रादर देन गिविंग अपफ्रंट. अच्छा, डिस्क्रिपेंसी अगर कुछ मिल जाती है तो उसके बेसिस पे हम जो है एडिशनल टेस्ट कर सकते हैं, है ना. ओरिजिनल सैंपल में ओरिजिनल सैंपल में हो सकता है हम लोगों ने नहीं इंक्लूड किया. अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो हम लोग हो सकता है ऑडिट का स्कोप बढ़ा भी सकते हैं अगर हमारा पहले स्कोप कम था तो. ठीक है. अरे जहाँ पे रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, हमने कंफर्मेशन भेज दिया, जवाब ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, पीछे थोड़ी फॉलो अप कर लेंगे एक बार दो बार. बट फिर अल्टीमेट कंट्रोल हमको इंटरनल लेके आना पड़ेगा, जैसे टेस्टिंग करना पड़ेगा. टेस्टिंग क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट पेमेंट जो हुए हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे. agreeing the details of the respective balance to the underlying vendor invoices, है ना. वेंडर की इनवॉइसेस आई है उसके अगेंस्ट में क्रॉस टैली कर लेंगे, उसको डिटेल्ड एनालिसिस बना लेंगे बैलेंस का, है ना. एंड उसको परचेस एक्सपेंस ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर्ड हुए या नहीं उसके ऊपर क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे. रिलेटेड पार्टीज पेबल्स हैं उसको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रिलेटेड पार्टी में इज अ एरिया ऑफ कॉशन, जहाँ पे हमको देखना है कि भाई ये रीजनेबल है एंड एट आर्म्स लेंथ, है ना. तो इसको बड़ा हमें देखने वाली सिचुएशन होती है. एक इनपुट है, एक प्रोसेस है और एक सप्लाई है, राइट. तो हमें इनपुट पे एक्स्ट्रा कॉशियस होकर देखने की जरूरत होती है कि जिससे माल ले रहे हैं वो ट्रांजेक्शन लेजिट है. ऐसे जिसको दे रहे हैं उससे जो पैसा वापस आ रहा है, यहाँ पे हमें चेक रखने की जरूरत होती है कि भाई ये भी जो है हमारा लेजिट है और टाइमली आ रहा है. तो उसको हम देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ट्रेड पेबल्स एंड लायबिलिटी बैलेंसेस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. ये हमने असर्शन पहले भी कई बार बात की है कि दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, राइट. इसमें क्या कर सकते हैं, लास्ट 5 इनवॉइसेस को वेरीफाई कर सकते हैं. अच्छा, prior to the period को जो है year end में should have been booked in the form of purchase and included in the trade creditors. परचेज एक्सपेंस को सिंपल बेसिस पे चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना. परचेज इनवॉइसेस डेट्स को तो गेट एंट्री डेट से मैच कर सकते हैं कि माल अंदर कब आया, एक रजिस्टर होगा और परचेज डेट होगी, तो उसके बीच में क्या गैप है, कितने दिन में डिलीवरी हो रहा है, ये एग्जामिनेशन लोग यहाँ पे कर सकते हैं. और इसको भी हम लोग पीरियड एंड ऑडिट में इवैल्यूएट कर सकते हैं. सब्सिक्वेंट एक्सपेंस वाउचर्स को रिव्यू कर सकते हैं, है ना. मटेरियल एक्सपेंस को देख सकते हैं. एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस ऑब्टेन द कस्टमर वाइज लिस्ट, है ना. उसका एजिंग कर सकते हैं, नेचर कर सकते हैं. आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड 6 मंथ है तो हम उसको वेरीफाई स्पेसिफिकली करेंगे. स्ट्रेचरी ड्यूज देख सकते हैं, जैसे कि टीडीएस हो गया, जीएसटी हो गया, है ना, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, पीएफ ईएसआई हो गया. तो
इसके थ्रू भी हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। सॉरी। अच्छा, वैल्यूएशन का नेक्स्ट असर्शन है हमारा जो हम बात करने वाले हैं, है ना, वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। तो company to identify if any old creditor balance liability needs to be returned back, right? This include a consistency comparison with the method used in the last year. ये हमें देखना है। एजिंग एनालिसिस हम टिपिकली करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम करने वाले हैं, लेस देन 30 days, 30 to 60, 60 to 180 एंड 180 to 365 days। अच्छा, राइट बैक जो हो रहा है लायबिलिटी बैलेंसेस का is no longer payable have been approved by an appropriate and authorized member of senior management। CEO कर सकता है, MD कर सकता है, BOD कर सकता है, राइट। तो ये चीजें हमें यहाँ पे इंश्योर करना है। अच्छा, रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल हैज बीन डन प्रॉपर्ली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली असर्शन हमारा आ रहा है कौन सा, डिस्क्लोजर की। क्या क्या डिस्क्लोज करना है भाई? सबसे पहले तो कंपनी एक्ट के हिसाब से डिस्क्लोज करना है, ठीक है। Company has classified a payable as a trade payable if it is in respect of the amount due on account of goods sold or services rendered in the normal course of business। यहाँ पे फोकस कहाँ पे दोस्तों, नॉर्मल कोर्स। आगे बढ़ेंगे, whether the company had disclosed the following details relating to micro and small enterprises in the notes। So माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सेपरेट डिस्क्लोजर्स की जरूरत होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। Amount disclosed under other current liability are classified as current maturity of long term interest accrued, income received in advance and others specified nature, ठीक है जी। अच्छा, अगले सेगमेंट की बात करेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। इसको कैसे हम क्रॉस वैल्यूएट कर सकते हैं? इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, एग्जिस्टेंस का असर्शंस लेके आएंगे कि भाई माल है या नहीं है। जो लोन्स एडवांसेस अदर करंट एसेट की बात की गई है ना, तो गड्डियां जो हैं वो हमारे पास एक्चुअली है या नहीं है, एग्जिस्टेंस में है या नहीं, वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अच्छा, was supposed to be recorded and have been recognized, ये एक सेकंड असर्शन है हमारा। ये कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल एडवांस ले लेंगे, है ना, अदर करंट एसेट का कंपेयर करेंगे बैलेंसेस के साथ। सॉरी, लोन एग्रीमेंट एक्नॉलेजमेंट पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, राइट। A loan or in advance if material is granted only if authorized by the memorandum and article of association in the case of company। MOM को चेक कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कि भाई मटेरियल लोन जो है दे वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Loan has been acknowledged by the party and in addition inspect if any security has been deposited against due repayment of the loan, ये चेक कर सकते हैं। Balances with statutory authority like GST input credit, हमें यहाँ पे reasonability with respect to the purchase expenses by applying the applicable rate to the purchase expense and in case of any variance जो है reason for variance should be requested from the entity। ये हमें यहाँ पे GST वगैरह के केस में हमारी चेक करके खत्म करना होगा इसको। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अगला असर्शन हम टिपिकली क्या करते हैं, वैल्यूएशन वाला, है ना। लोन्स एंड एडवांसेस अदर करंट एसेट बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। उसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डाउटफुल अकाउंट्स क्या क्या है ना, उसको हैंडल करने की प्रोसेस क्या है कंपनी का, वो हमको इसमें समझने की जरूरत है। और उसमें चेक करने की कंसिस्टेंसी ओवर द ईयर्स उन्होंने रखी है या नहीं रखी है। यहाँ पे भी एजिंग एनालिसिस कर सकते हैं और लिस्ट जो है अंडर लिटिगेशन में क्या क्या है उसको प्रीवियस साल से कंपेयर कर सकते हैं। स्क्रूटनाइज कर सकते हैं किसको, लोन्स एंड एडवांसेस को जो डाउटफुल लगते हैं, और मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई इसको आपने नहीं इंक्लूड किया है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक रीजन है। बेड लोन्स एडवांसेस राइट ऑफ इनका शेड्यूल हमको रखना है एंड उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। राइट ऑफ जो है दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको हमको चेक करना है। रिडक्शंस इन रिकवरेबल बैलेंसेस, जहाँ पे भी पैसा आने की संभावना थी और पैसा नहीं आ रहा है तो वहां पे हम इसको राइट ऑफ वगैरह किया है, रिडक्शन किया है, तो उस पर ड्यू ऑथराइजेशन होना चाहिए। अच्छा, ट्रांजेक्शन है तो फॉरेन करेंसी में भी लोन हो सकता है, तो वहां तक जो है प्रॉपरली रीस्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं, ये हमको चेक करना होगा। अच्छा, लास्ट असर्शन हम टिपिकली करते हैं हमारे डिस्क्लोजर का, है ना।
प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, अगेन हमें कंपनी एक्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, राइट, लोन्स रिलेटेड टू पार्टीज, कैपिटल एडवांसेस, अदर लोन्स, एंड सब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल, ये तीन हमारे सब क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, राइट। सेपरेट डिस्क्लोजर किस किस के लिए करेंगे, ये सारे हमारे जो पार्टीज हैं, कौन कौन, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जॉइंटली विद अदर पर्सन, अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी जॉइंटली विद अदर पर्सन, फर्म इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर एंड प्राइवेट कंपनीज इन विच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर आर अ मेंबर, ठीक है जी। अच्छा, प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करेंगे अब हम, अगला चैप्टर जो हमारा है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड कब, जब हमारी ये तीन कंडीशंस जो है मीट होती है। कौन कौन सी कंडीशन है, एज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट, ठीक है जी। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स जो है, embodying economic benefit will be required to settle the obligation, ये हमारा सेकंड है ना। अच्छा, रिलायबल एस्टीमेट हो सकता है आई एम सॉरी, और अगर रिलायबल एस्टीमेट्स या आउट ऑफ दीस थ्री कुछ एक भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे लिटिगेशन के केस में हो सकता है, वारंटीज के केस में हो सकता है। अच्छा, प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, तो जैसी कंडीशन हमारी प्रोविजन की वैसे ही हमारी कंटीजेंट लायबिलिटीज की भी है। क्या क्या कंटीजेंट लायबिलिटीज की हो सकती है, चलिए देखते हैं। A possible obligation that arise from the past event and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event, ठीक है, not wholly within the control of the entity, अभी पता नहीं है, लिटिगेशन हो सकता है, उसका क्या डिसीजन आएगा हमें पता नहीं, तो कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकता है। Present obligation that arise from the past event but is not recognized because it is not probable that an outflow of resource embodying economic benefit will be required to settle the obligation, तो उसको contingent liability में disclose कर सकते हैं आप। अच्छा, जब भी हम प्रोविजन के लिए रिलायबली अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आप उसको कंटिजेंट लायबिलिटी में लेके आ सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमारा चेक क्या होता है, जल्दी बताइए, एग्जिस्टेंस का चेक करेंगे। क्या करेंगे, लिस्ट ले लेंगे भाई, बताइए चलिए सारे प्रोविजन क्या है तुम्हारे, और कंपेयर करेंगे किससे, बैलेंस इन द लेजर से। अंडरलाइन एग्रीमेंट्स देखेंगे, जैसे कि एग्रीमेंट विद द कस्टमर टू असेस द वारंटी, कमिटमेंट, लीगल एंड अदर क्लेम्स ऑन द एंटिटी, लिटिगेशंस वगैरह चल रहे हैं उसको चेक करेंगे, ठीक है। प्रोविजन दैट वाज सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे। अंडरलाइंग वर्किंग एंड द बेसिस फॉर ईच ऑफ द प्रोविजंस मेड, क्यों किस बेसिस पे किया है, एंड उसका रिलायबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, जो हमने ऊपर तीन कंडीशंस पकड़ी है, राइट, इन तीनों कंडीशन को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश हम इस पार्ट में करेंगे। अच्छा, जहां भी जरूरत लगती है एक्सपर्ट का रिपोर्ट ले सकते हैं, कैलकुलेशन ले सकते हैं, अंडरलाइंग वर्किंग फॉर द प्रोविजन अमाउंट के लिए ले सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोगों को इंटरनल लीगल एक्सपर्ट को हम इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, कि लाइवलीहुड ऑफ लायबिलिटी इवॉल्विंग ऑन द एंटिटी, पॉसिबिलिटी क्या है उसकी फाइनली। अच्छा, इसे 500 का जिक्र यहाँ पे कर लिया गया है ऑडिट बेस के केस में, है ना, तो यहाँ पे देख रहा है कि भाई एक्सपर्ट जो है उसकी कॉम्पिटेंसीज को इवोल्यूट कर लीजिए, कैपेबिलिटी को देख लीजिए और उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देख लीजिए। क्या देख लीजिए, सीसीओ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव, राइट, ये सीसीओ को यहाँ पे वेरीफाई करेगा। चार मोटे मोटे आइटम्स उसमें बताए गए हैं, कौन कौन सा है, कि भाई एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इज एन आउटसाइड पार्टी, ये बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है, राइट। Expert is independent in respect of the entity, right? और उसका previous experience of the work of the expert क्या है, ठीक है, with respect to auditors previous experience, knowledge of the expert क्या है, qualification क्या है, किसी professional membership या industry association का part है क्या, right? उसने क्या काम किया है ना, whether the auditor has expertise to evaluate the work of the expert, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, expert को involve करेंगे। Evaluating the assumptions and methods used by the management, ठीक है जी। Evaluating the nature and external internal data used by the expert। अच्छा, relevance, completeness and accuracy of the source data used by the expert should also be evaluated, and following by the relevance and reasonableness of the expert's finding or conclusion, जो raw data के बेस पे उसने findings बनाई है उनकी reasonableness कितनी है, right, finding और conclusions की, उसके ऊपर भी हमको assessment
करना होगा असर्शन को वैलिड करने के लिए। अच्छा, अगला जो हम असर्शन में टिपिकली करते हैं वो है डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे the current and non-current portion have been split for provision for employee benefits and others, right? Subsequent each class of provision disclosure has been made for किस लिए? Carrying amount at the beginning and at the period. Additional provision made in the period including increase to existing amounts used during the period and unused amount reversed during the period. ठीक है? Whether for each class of provision disclosure has been made for इसलिए a brief discussion of the nature of the obligation, expected timing and resulting outflow of the economic benefit. ठीक है जी. An indication of the uncertainty about the amount or timing of these outflows. वो हमको verify करना है. And amount of any unexpected reimbursement stating the amount of any asset that has been recognized for that expected reimbursement. ठीक है. तो similarly यहाँ पे क्या हमको देखना है? An estimate of its financial effect unless the possibility of any outflow and settlement is remote. ये disclosure हमको यहाँ पे लेके आना है. Indication of the uncertainty relating to the amount or timing of any outflow and the possibility of any reimbursement. ठीक है जी. End of the reporting period for each class of contingent liability. ऊपर किसका किया था? प्रोविजन के लिए. ठीक है, ये प्रोविजन वाला सेक्शन है और नीचे हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला सेक्शन है. ठीक है जी. चलिए, तो यहाँ पे हमारे जो कैप्शंस फॉर बैलेंस शीट आइटम थे वो खत्म हो जाते हैं और अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें मोटे मोटे हमारे क्या होंगे? सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये वाला टॉपिक होगा. चलिए देखते हैं. रेवेन्यू साइकिल में टिपिकली क्या है? सेल सर्विस है, सेल्स जर्नल होगा, डिपॉजिट स्लिप है, कैश रिसीव होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स की लिस्ट होगी. ये रेवेन्यू साइकिल है, राइट. इसमें हमें करना क्या है? हमें ऑब्टेन करना है क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस. यहाँ अच्छा, एंटिटी ने जो सेल साइकिल सेटअप किया है उसको हमें देखना है कि हाउ स्ट्रांग एंड रिलायबल दोस कंट्रोल्स आर, राइट. अगर वो स्ट्रांग दिखते हैं हमारे असेसमेंट में तो हम जो है एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग रिड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, ऑडिटर सेलेक्ट्स a random sample of transaction, examines the related customer purchase orders, invoices, customer statement if the control being tested is a numbered sales invoice. Okay, focus here on the numbered sales invoices. Substantive audit procedure is a must. Okay, यहाँ पे this is one of the key area. We cannot get away from this one. So focus on this keyword. Okay, what it will include? It will include the sales trend analysis. Okay, comparison with previous accounting period. Okay, category wise sales analysis. Any analysis the auditor may find relevant, and most important of all, building a sales expectation and comparing that with the client sales record. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको अप्लाई करना होगा. असर्शंस क्या क्या करने वाले हैं चलिए देखते हैं. असर्शंस करने वाले हैं रिकॉर्डेड सेल्स रिप्रेजेंट गुड शिफ्ट सर्विस परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड. सो रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हुई है नहीं है. रेवेन्यू इज नॉट ओवर स्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर. रेवेन्यू को ओवर स्टेट नहीं होने देना है. कैसे करेंगे उसको? सिंगल सेल्स इनवॉइसेस रिकॉर्डेड सिंगल टाइम, राइट. तो उसमें नेगेटिव टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई देखो कि कहीं एक ही इनवॉइस को दो बार तो नहीं रिकॉर्ड किया गया है. फिक्शियस कस्टमर या सेल्स तो नहीं रिकॉर्ड कर दिए गए हैं. ऐसा तो नहीं है कि शिपमेंट कर दिया है और कंसिडर एग्रीमेंट कस्टमर का आया ही नहीं था. अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर दी है हम लोगों ने सिस्टम में. सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है ना, पैसा आने ही नहीं वाला है मगर फिर भी उसकी रिकॉर्डिंग कर दी है. कस्टमर ऑब्लिगेशंस आर कंटिंजेंट ऑन द अदर एक्शंस, राइट. जैसे रीसेल हो गया, फाइनेंसिंग हो गया. सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस को चेक कर सकते हैं. जनरल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं. अच्छा, सेल्स रिटर्न टू सेल्स का रेशियो चेक कर सकते हैं, है ना. एंड फिर देख सकते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है. क्या? सेल्स रिटर्न. दिस इज आल्सो बी अ सिग्निफिकेंट एरिया टू वेरीफाई. अच्छा, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? सेल्स रिटर्न को सेल्स इनवॉइस के साथ, चालान के साथ, क्रेडिट नोट के साथ, स्टॉक रजिस्टर के साथ, राइट. सो वो भी हमें एक अच्छा इनपुट दे देगा.
कट ऑफ वाला जो हमारा एक क्राइटेरिया है, राइट, सपोज टू बी रिकॉर्डेड एंड आर रिकॉर्डेड, नो अंडर स्टेटमेंट और आर ओवर स्टेटमेंट। कट ऑफ प्रोसीजर लेंगे हम इसमें to ensure that revenue are recognized in the current accounting period and sales were not tempered towards the period end. Okay. Cut-off errors will usually arise when company is recognized revenue based on the date on which the sales invoice is generated, rather than the date on which the risk and reward are transferred to the buyer. Right? Accrual basis of the accounting. अच्छा, शिपिंग डॉक्यूमेंट से सेल्स जर्नल को ट्रेस कर सकते हैं, है ना, जीएसटी टैक्स जीएसटी रिटर्न्स को इंश्योर कर सकते हैं, सो दैट सेम आर रिकंसाइल्ड विद रेवेन्यू रिपोर्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो दैट एरिया कैन आल्सो बी क्रॉस वेरीफाइड। अगला असर्शन है हमारा मेजरमेंट का। सो ऑल सेल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड करेक्टली जर्नलाइज्ड, समराइज्ड एंड पोस्टेड। जर्नल एंट्री, समराइजेशन एंड पोस्टिंग। ट्रेसेबल ट्रांजिशन फ्रॉम द इंसेप्शन टू कंप्लीशन। हमें कुछ सिंपल्स को उठाना है और शुरू से लेकर आखिर तक उसको ट्रेस करते हुए सारे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड लेके चले जाना है, जिससे से एंट्री हुई होगी, जिससे से रिकॉर्ड्स अपडेट हुए होंगे। गैप इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है भाई, हम क्लाइंट का ऑपरेशन में कोई इशू हो सकता है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल रेवेन्यू रिकॉग्निशन वर्सेस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या हो सकता है कि भाई सडन सर्विस को कंप्लीट होने के बाद ही रिकॉग्नाइज करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो सकता है। पॉइंट ऑफ सेल रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जहाँ पे पॉस मशीन पे सेल हुआ है वो है, या ब्रांच में पैसा आ जाता है हेड ऑफिस में, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करना है। सो वो मैकेनिज्म क्या है, दैट विच स्टेज दे डू द एंट्री, राइट। रेट ऑफ सेल्स अफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टीज, उसको कलेक्टिवली रिव्यू करना है ना, तो उसका ऑथराइजेशन प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन वर रीजनेबल और नॉट, राइट, एंड दे वर एट द आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ क्या होता है, ऐसा कि भाई इन ए नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन उनके पावर का, उनकी पोजीशन का, उनके रिलेशनशिप का उस ट्रांजैक्शन पे कोई इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। They would have paid the same price as if someone else would have done that, right? So उसको आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि किराने की दुकान पे आप कुछ खरीदने के लिए गए, वो आपका परिचित था तो उसने 100 रुपए की चीज आपको 80 में दे दिया, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति आता तो वो 100 रुपए की चीज उसको 100 रुपए में देता। तो अगर वो ट्रांजेक्शन आपने 100 रुपए का 100 रुपए में किया है तो इट्स कॉल्ड एज एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन एंड देन यू नीड नॉट टू वरी मच अबाउट इट। ठीक है, तो वो हमको क्रॉस वेरीफाई करना है कि कहीं पे पावर का, पोजीशन का अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आया था हमारा डिस्क्लोजर्स के लिए, जहाँ पे हमको अगेन किसका सहारा लेना पड़ेगा, दुखियों का सहारा, कंपनीज एक्ट, राइट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमको डिस्क्लोजर्स जो डिमांड किए गए हैं उनको हमें कर देना है। क्या क्या करने वाले हैं इसमें हम लोग, इसमें हम करने वाले हैं सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच क्लास ऑफ द गुड, ओके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज डिस्क्लोज सेपरेटली एंड द नोट्स इज रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम तीन चीजों से, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, राइट। Brokerage and discount on sales other than usual trade discount has been disclosed and whether the transaction with related parties are appropriately disclosed, right। related parties कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, right, जो अभी हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया था। तो ये समरी पोर्शन होता है। यहाँ पे ऊपर जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स हमने लगाई है, आप टिपिकली अगर इसका पैटर्न देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ऊपर जो जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के जो जो रिकॉर्ड चेक करने आए हैं उन्हीं कैटेगरी को यहाँ पे डिस्क्लोजर में आप यूज कर सकते हैं और कंपनी के अगेंस्ट में आपका डेटा यहाँ पे इंटरप्रेट करके आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों एंड इट्स अ बोनस मार्क फॉर योर गाइस। सो वी हैव टू इंश्योर कि इसको प्रॉपर्ली हम करके जाएं। कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, असर्शन प्रोसीजर्स बहुत ही लेमन पर्सपेक्टिव से अगर इवैल्यूएट करने की, कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये मार्क आप आराम से इसको लेकर आ सकते हैं। सो इट्स आवर टू लूज इफ वी स्टिल डोंट कंप्लीट इट अप्रोप्रिएटली, ओके। एक पर्टिकुलर पैटर्न है असर्शंस का, उसी पैटर्न के फॉर्मेट में आपको आगे बढ़ते चले जाना है और जो भी रिलेवेंट चेक एंड बैलेंसेस है उसको वहाँ पे इंक्लूड करते चले जाना है। ऐसे फ्लो अगर पकड़ के चलेंगे आप तो इसमें आपको कुछ कॉमन चीज जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जहाँ भी ऑथराइजेशन है वो एप्रोप्रिएट पर्सन के साथ होना चाहिए। एग्जिस्टेंस का चेक हमारा करते हैं। जहाँ भी थर्ड पार्टी इंगेज होता है वहाँ पे डायरेक्ट कंफर्मेशन के ऊपर हम जा सकते हैं, राइट। रजिस्टर रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जहाँ पे फिजिकल एंटिटी है वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
तो इस तरह के कुछ चेक एंड बैलेंसेस को आप अपने गैमेट में इंक्लूड कीजिए और उसको क्रॉस डिली करते हुए इस वाले सेक्शन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए लेफ्ट ओवर पोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं अदर इनकम कंप्राइजिंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड गेन लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? ऑडिट प्रोसीजर की बात करेंगे। रिकॉर्डेड अदर इनकम वाज अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, सो कट ऑफ की बात कर रहा है। राइट, अदर इनकम अर्न ड्यूरिंग द पीरियड वाज एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, मेजरमेंट की बात कर रहा है। राइट, कंप्लीटनेस की बात कर रहा है। नो अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहा है एंड मेजर्ड प्रॉपर्ली एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, क्या क्या बात करने वाले, कैसे करेंगे इसको वेरीफाई? इंटरेस्ट इनकम ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस है नहीं वो लिस्ट ले लेंगे भाई, बताइए कौन कौन सी एफडीज हैं आपके फिक्स्ड डिपॉजिट से एंड पीरियड में कौन कौन सा है, इंटरेस्ट रेट क्या है उसका, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द डिपॉजिट वाज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, है ना। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देखेंगे एंड डिपॉजिट अमाउंट्स को, नंबर ऑफ डेज को पीरियड अंडर ऑडिट को लेके। तो इस तरह के क्रॉस चेक्स को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। I'm sorry. जो डिपॉजिट्स आज भी हमारे आउटस्टैंडिंग है पीरियड एंड पे, उसको ट्रेस करेंगे डायरेक्ट कंफर्मेशन के थ्रू रेस्पेक्टिव बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। राइट, तो इसमें आप इसको अपना डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जैसा हमने ऊपर किया था वैसे आप कर सकते हैं। रिप्लाई नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, बंदे को खुद भेज सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन लॉगिन करवा के चेक कर सकते हैं। राइट, फॉर्म 26 एज का कॉपी ले सकते हैं, डीएस विद होल्डिंग बाय द बैंक फाइनेंशियल एंड रिकंसिल कर सकते हैं उसको, इंटरेस्ट को, है ना। डिविडेंड के लिए क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे कि भाई सेम आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली व्हेन द एंटिटीज राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि राइट टू रिसीव जब एस्टैब्लिश हो जाता है तब हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। टिपिकल अकाउंटिंग पॉलिसी जैसा हमारा रहता है वही है, नथिंग न्यू अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई दैट गेन लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी। ओके, is determined as the difference between the redemption price and carrying value of the investment. Right? यहाँ पे इसको गेन एंड लॉस को हमें ये वेरिफिकेशन करना है। हमारा लास्ट आ जाता है असर्शन कौन सा, डिस्क्लोजर वाला। डिस्क्लोजर अगेन हमें कंपनीज एक्ट 2030 के हिसाब से करना है। अदर इनकम जो है हमारी क्लासिफिकेशन जो है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम है, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्लासिफाई हो चुकी है, ये हमको डिस्क्लोज करना है। चलिए परचेज की बात करते हैं। परचेस में अगर आएंगे तो हमारा ऑडिटिंग टेक्निक क्या है, रिकॉर्ड परचेसेस रिप्रेजेंट गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड, सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सो एग्जिस्टेंस वाला क्लॉज आ गया यहाँ पे, इंश्योर परचेसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड बाय फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। क्या फिक्शियस वेंडर तो नहीं है भाई, है ना, वो हमको देखना है। गुड्स वर रिसीव्ड एट द फैक्ट्री गेट एंड विदाउट दे एग्जिस्ट एन एंट्री इन द सिक्योरिटी गेट इन ऑर्डर रजिस्टर में, तो वहां से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। गुड्स का क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, राइट, सो वो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। जीआर एंड गुड्स रिसीप्ट नोट वाज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय एन एप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सनल आर नॉट, सो दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू वेरीफाई। अच्छा, परचेस इनवॉइस वाज अप्रूव्ड एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड वेदर ए 3 आर 2 वे मैच, है ना, जो हमने ऊपर अभी बात किया है कि भाई क्वालिटी इंस्पेक्शन, गुड्स रिसीप्ट नोट, सिक्योरिटी गेट इनवर्ट रजिस्टर एंट्री, राइट, सो वो सारा हम यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और रिकॉर्ड जो है वो अपडेट किया था या नहीं किया था स्टॉक पर्सन ने, स्टोर्स पर्सनल ने, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। चलिए, ऑडिट ऑफ परचेसेस में हमें ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस को क्रॉस वेरीफाई करना है, फोटो कॉपी या कार्बन कॉपी से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो वो आपको ध्यान से रखना है। Purchase should invoice should have been booked only once, है ना, risk and reward incidental to ownership has been transferred to the entity। अच्छा, टर्म्स ऑफ डिलीवरी इज एग्रीड विद वेंडर आर एफओबी आर द सीआईएफ, ये हमको स्पेसिफिकली वेरीफाई करना है। अच्छा, परचेज इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी, अगेन ओनरशिप वाला जो क्लॉज था हमारा, राइट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो वहां पे परचेसेस भी उसको क्रॉस टेली करके देखिए आप, जो हमने ऊपर बात किया था। टैक्स की बात करेंगे तो इनपुट टैक्स कंपोनेंट शुड हैव बीन बुक्ड इन द इनपुट टैक्स लेजर में आ जाना चाहिए उसको।
अच्छा, परचेजेस मेड फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये कॉन्शियस एरिया होता है, यहाँ पे रिलेवेंट अप्रूवल्स हमारे पास रिक्विजिट अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए और उसको वेरीफाई करेंगे एंड वेदर दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन डन एट ए आर्म्स लेंथ, राइट, दैट शुड आल्सो बी आवर मोटिव टू वेरीफाई। ऑल गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, रिव्यू वेदर द परचेसेस शुड बी कैपिटलाइज्ड और एक्सपेंस्ड ऑफ इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा, जनरल एंट्रीज को रिव्यू करना है फॉर अनइक्वल ट्रांजैक्शंस में। परचेसेस का मेजरमेंट और should have been recorded and would have should have been recorded and are recorded, right? No understatement, no overstatement। इसको कैसे चेक करेंगे, परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट करेंगे कि परचेसेस जो है वो रिकॉग्नाइज पीरियड में ही हुआ है, कोई भी 5 लास्ट ट्रांजैक्शन उठा के उसको एंड टू एंड चेक करेंगे, राइट, कि करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस हैव बीन ड्यूली एंटर्ड इन द बुक्स एंड नथिंग हैज बीन omitted फ्रॉम द बुक्स। अच्छा, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट वगैरह स्पेसिफिकली जो होते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, वो चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस। कंजप्शन एनालिसिस करना है, राइट, सो स्क्रूटनाइज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड कंपेयर द सेम विद द प्रीवियस ईयर। ठीक है, जहां पे भी गैप लगता है आस्क द रीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट, अगर वेरिएशन सिग्निफिकेंट है तो। स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस, राइट, परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टॉक में आपको कंपेयर करना है विद द प्रीवियस ईयर्स, ये एनालिसिस। जहां पे भी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस है आस्क फॉर रीजंस फ्रॉम द मैनेजमेंट। रेशियोज कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या रेशियोज हो सकते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ द करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर, फोकस कीजिए यहाँ पे गाइस। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स विद ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड कंजप्शन को भी हमको यहाँ पे रिव्यू करना होगा, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ओवर हियर। अच्छा, लास्ट सेक्शन आ रहा है हमारा रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर असर्शन, जो हमको लेके आना है कंपनीज एक्ट 2013 के पार्ट 1 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के हिसाब से हमको यहाँ पे डिस्क्लोजर करने हैं क्या क्या। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हैव बीन स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड, changes in inventory of the finished good, stock in trade and work in progress have been specifically disclosed, and ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज जो हमने बात किया ना परचेज के ऊपर, डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑफ अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस की बात करेंगे दोस्तों। इसको वेरीफाई करने के लिए अगेन सबसे पहली बात, एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, राइट, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, हैव बीन रिकॉर्डेड एंड नो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट एंड मेजर्ड एप्रोप्रिएटली। एंड फाइनली जो हम असर्शन करने वाले हैं डिस्क्लोजर की बात, राइट, सो ये हमारा सेक्शन रहेगा। इसमें बात करते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हमारी प्रोसेस की कर लेंगे कि भाई एम्प्लॉय अटेंडेंस को कैसे कैप्चर करते हैं। अच्छा, एक्सपेंस फॉर फिक्शियस एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो हमको क्रॉस टैली करना है कि जो एक्सपेंस हो रहा है वो सही एम्प्लॉय के अकाउंट के ऊपर ही हो रहा है, राइट। अच्छा, वी मे चूज टू मीट द एम्प्लॉय इन पर्सन ऑन ए सैंपल बेसिस, कोई भी रैंडम लिस्ट लिया उसमें से हमने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया एंड देन वी वांट टू मीट देम टू सी वेदर द एम्प्लॉय रियली एग्जिस्ट और नॉट, राइट। अच्छा, पेरोल डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि उनकी बैंक डिटेल आइडेंटिटी प्रूफ बता दीजिए हमको, right? If those employees exist, so that we can see that their transactions are legit. Obtain a list of employees as at the period end along with a monthly movement split between new hires, leavers and continuing employee, right? ये attrition वगैरह का डेटा आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, new hires obtain the appointment letter, verify whether the salary for first month and subsequent month was processed as per the agreed terms or there is any mismatch between this data। रिजाइन एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कीजिए, उनका फुल एंड फाइनल कंपटीशन कैसे किया है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कैसे उन्होंने ग्रेचुइटी लाइक लीव इनकेशमेंट हैव बीन पेड, राइट, और एक्नॉलेजमेंट एम्प्लॉय का आया है या नहीं आया ऑन द फाइनल कंपटीशन, राइट। मंथली सैलरी रजिस्टर को लीजिए लास्ट 12 महीने के और उसको मंथली पेरोल को कंपाइल कीजिए रीजनेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय पर मंथ, और उसको एनालाइज कीजिए कि कहीं पे बहुत ज्यादा गैप या वेरिएंस तो नहीं है, राइट। अच्छा, if accrual of provision has been made for all employee benefits and obligations like bonus, gratuity, leave encashment, etc., उसको check कीजिए। In case provident fund, employee state insurance, right, ESI इसको बात करते हैं, are applicable to the entity, उसको reasonability by applying the rate to the basic wages and
comparing to the amount recorded in the books and analyze reasons for variance. चलिए डिस्क्लोजर्स में हमें क्या बात करनी होगी, डिस्क्लोजर्स में बात करनी होगी हमें सैलरी एंड वेजेस की, है ना, बेनिफिट एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना है सैलरी वेजेस में, कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे दोस्तों। सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात करेंगे। इसमें भी हमारे वही 3 मेजर असर्शंस रहेंगे। पहला pertaining to the period, that means cut off recorded appropriately, that is no understatement or overstatement, and measured appropriately and were actually incurred during the period, right? And finally the disclosure of those assessments, right? So let's move on to the quickly on this one. Obtain understanding of entities, the process of charging depreciation or amortization. You can obtain a fixed asset register maintained by the entity, and there is always a risk that an entity could capitalize expense of revenue nature to increase its profit or charge capital expenditure directly in income and expense statement to reduce its profit। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें चेक करना होगा कि नेचर ऑफ असेट क्या है फ्रॉम फिक्स असेट रजिस्टर, एंड उसको हमें देखना पड़ेगा कि फेक असेट वगैरह तो नहीं है भाई उसके पास जिसको कैपिटलाइज करके रखा हुआ है, राइट। हमें सारे एडिशन डिलीशन की लिस्ट सेलेक्ट करनी है और उसको देखना है कि प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन हमको डिमॉन्स्ट्रेट हो सके। सिंपल असेट्स को सिलेक्ट करेंगे और मटेरियलिटी कंसिडरेशन उसके बेसिस पे हम इसका डेप्रिसिएशन रेट वगैरह वेरीफाई करेंगे, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट, इंश्योर इंटेंजिबल असेट्स ओवर द पीरियड properly amortized, right? Depreciation charged on the assets from the date when it is ready to use। अच्छा, रिवैल्यूएशन अगर हुआ है तो प्रॉपरली अकाउंट हुआ है और रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांजैक्ट हुआ है। Depreciation computation as per the Income Tax Act, ensure that additions are tallying with the addition as per Companies Act and the opening WDV, right, to the tax audit schedule for the assessment year preceding the previous year audit। Depreciation and amortization has been charged as per the useful lives of PPE and intangible assets। कौन सा AS10 की बात कर रहे हैं हम लोग, और इंटेंजिबल असेट कौन सा है बताइए, AS26 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। AS28 क्या है, इम्पेयरमेंट लॉसेस। ओके, चलिए, ensure that residual values have been properly verified as that impact the computation of the depreciation, and ensure that depreciation and amortization has been computed prospectively whenever there is any change in useful lives of the PPE and intangible assets। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे डिस्क्लोजर्स की। तो व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स व्हिच यू हैव टू मेक, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में हमें डिस्क्लोजर करना है। बुक वैल्यूज को कैसे दिखाएंगे, बुक वैल्यूज देखिए हम यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इन दोनों का एवरेज बैलेंस ले लेंगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, ठीक है। यूजफुल लाइफ आ जाएगी यहाँ पे, उसका परसेंटेज में बचा कितना है। अच्छा, कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ के बेसिस पे हम कर लेंगे, और एक्चुअल डिमोर्टाइजेशन कितना किया है उन्होंने एज पर बुक्स, और हम क्या करेंगे इससे इसको माइनस कर देंगे, ये वेरिएंस आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको रीजन फॉर वेरिएंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा एक जो है सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 4.6 अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा है। मिसलेनियस एक्सपेंस हो गए, पावर, फ्यूल, रेंट, रिपेयर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल। इन एक्सपेंसेस को हमको कैसे वैलिडेट करना है, राइट, तो उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले तो एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा, है ना। अदर पर्टेनिंग टू द पीरियड हैव बीन recorded appropriately, there is no understatement or overstatement and measured appropriately, and finally the disclosures, right? So ये हमारा जो है सेगमेंट आ जाता है। रेंट एक्सपेंस के केस में क्या करेंगे, मंथ वाइज एक्सपेंस ले लेंगे हमारा, राइट, और रेंट एग्रीमेंट पे क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। अच्छा, ये ऑल 12 मंथ हैज बीन रिकॉर्डेड एज पर द अंडरलाइंग एग्रीमेंट, सो वो चेक कर लेना है। एस्केलेशन क्लॉज अगर है एग्रीमेंट में तो उसको वेरीफाई करेंगे कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ड्यूरिंग द पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है ना।
अच्छा, एंटिटी के नाम पे एग्रीमेंट है या नहीं है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंश्योर कि वो एंटिटी के नाम पे। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ऑब्टेन ए मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलोंग विद द पावर बिल्स, है ना, और सारे 12 महीने का डेटा रिकॉर्ड हुआ है नहीं, मंथ वाइज समरी कंपाइल कर लीजिए, पावर यूनिट कंज्यूम्ड एंड द एप्लीकेबल रेट एंड चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिल राइज्ड ऑन ए मंथली बेसिस। जहां पे एक्चुअल बिल्स हैं उसके अगेंस्ट में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी ने राइज किया होगा, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेट रीजन फॉर वेरिएंस इन मंथली ट्रेंड, अगर कहीं पे इंश्योरेंस का कुछ एक्सपेंस हो रहा है तो समरी ले लीजिए भाई कौन कौन सी पॉलिसीज ली हुई है, उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है ना, और एक्सपेंस हैज बीन करेक्टली क्लासिफाइड बिटवीन प्रीपेड एंड एक्सपेंस फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। कुछ पॉलिसी ऐसी होंगी जो अभी भी एग्जिस्टेंस में होंगी, कई सारी पॉलिसीज इंश्योरेंस की जो होती हैं वो प्रीपेड होती हैं, तो उनके बारे में प्रॉपरली अकाउंटिंग होनी चाहिए, और एक्सपेंस जो होते हैं जिनका पीरियड खत्म हो चुका होता है उसको सेपरेटली होना चाहिए। लीगल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उसकी भी लिस्ट ले लीजिए कंसल्टेंट वाइज समरी, एंड उसका भी 12 मंथ का एक्सपेंडिचर है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, कोई भी एक सेलेक्ट सैंपल कर लीजिए और उसको एट्रीब्यूट को पूरा एंड टू एंड वॉच कीजिए, ठीक है। कुछ डिस्प्यूट वगैरह अगर है, ज़्यादा अगर लीगल एक्सपेंसेस हैं तो उसको हमें देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने लीगल एक्सपेंसेस क्यों हो रहे हैं, एंड देयर माइट बी सम अदर एरिया ऑफ ऑपरेशन व्हिच यू वुड लाइक टू ऑडिट एज पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, राइट। सो यहाँ से एक अदर एरिया का ऑडिट भी ट्रिगर हो सकता है, इस तरह की सर्विसेज जब ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं, राइट, या स्पेसिफिक चीजें जो बाकी के बुक ऑफ अकाउंट्स में टैली नहीं हो पा रही थी या जो इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं हुए थे, वो यहाँ से इन सबटल क्लू से भी आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, बाकी देखेंगे ट्रेवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह, तो उसमें सिंपल ले लेना है और उसको वाउच करते जाना है, राइट। जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे समरी बना लीजिए मंथली बेसिस पे और उसको एनालिटिकल ट्रेड कर लीजिए ओवर द 12 मंथ एंड द प्रीवियस ईयर, तो वो कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस कर लीजिए, राइट, सो इसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड जहाँ पे भी वेरिएंस आता है वहाँ पे आस्क फॉर द रीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट, सो ये कर सकते हैं। डिस्क्लोजर क्या क्या करने हैं, अदर एक्सपेंसेस को क्लासिफाई किया हुआ हो प्रॉपर्ली, रेंट में, इंश्योरेंस में, पावर, फ्यूल, रिपेयर्स, लीगल, प्रोफेशनल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, राइट। सो यहाँ पे जाके दोस्तों हमारा इंटायर सेगमेंट खत्म हो जाता है, एंड बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही आसान है। ये मैं कहूंगा कि फ्री के मार्क्स हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा समय देके समझ लेते हैं एक बार, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमको पता रहता ही है, उनके लाइन आइटम्स क्या क्या है वो हमको पता है, हर लाइन आइटम के ऊपर ये असर्शंस को लगाना है, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑडिटिंग पॉलिसी उस लाइन आइटम को वेरीफाई करने के लिए ले सकते हैं वो आप डाल दीजिए, and based on that we take a conscious call around the verification। डिस्क्लोजर के बारे में बात कर लिया, डिस्क्लोजर का ट्रिक सिंपल है, आपको क्या करना है डिस्क्लोजर में, आपको जो भी आपने ऊपर पॉलिसीज लगाई है, प्रोसीजर्स लगाई हैं, उन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को आप इसमें इंक्लूड करते चले जाइए और नीचे डिस्क्लोजर में आप उनको संभाल के लेके आ पाएंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट को हम कर सकते हैं, जो भी लाइन आइटम्स हैं उसके जो फाइन प्रिंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं और ऑडिट में कवरेज कर सकते हैं। फोकस पांच ही चीजों पे है, असेट पे, लायबिलिटी पे, इक्विटी पे, इनकम एक्सपेंसेस पे, राइट, एंड करस्पॉन्डिंग डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखिए, एस 2 की बात की है, एस 4 की बात की है, एस 10 की बात की है, एस 26 की बात की है, एस 28 की बात की है, सो दे विल हेल्प यू एज पार्ट ऑफ योर असर्शन बिल्डिंग। एक एरिया से दूसरे एरिया में भी आप नेविगेट कर सकते हैं ऑडिट में, डायरेक्ट ऑडिटिंग की बात की, काफी सारा रिलायंस हमने जो है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर पे रखा, काफी सारा रिलायंस हम लोगों ने एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर रखा, जहाँ पे हम ट्रेंड वैलिडेट कर रहे हैं, समरीज बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर के डेटा को क्रॉस वैलिडेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग जो है ये असर्शंस को कंफर्ट कर सकते हैं। जो भी कंपनी के मैनेजमेंट ने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्लेम किए हुए हैं अबाउट देयर completeness, their cutoff, their existence, or occurrence, right? Valuation, measurement, rights, obligations, and presentation and finally the disclosure of asset, liability, equity, income, expense, and disclosure, right?
तो उसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं और ये सारे ऑडिट एविडेंस को लेके हम हमारा एक बढ़िया जो है ऑडिट प्रोग्राम को अप्रोप्रिएटली कंक्लूड कर सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा इस रिव्यू का। और थोड़ा सा लेंदी चैप्टर था, काफी सारा theoretical text है, though it has a underlying structure into it, जिसको अगर आप समझे, जैसा हमने अभी बात किया राइट, कि assertions का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन से लेकर डिस्क्लोजर तक और एग्जिस्टेंस से लेकर डिस्क्लोजर तक, उसको लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ही सिंपल लगेगा और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होना चाहिए। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा और इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का जवाब रहेगा और हम ये जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे और आगे भी हम ऐसे ही बेहतर रिवीजन वीडियोस लेके आते रहेंगे, समरी वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपका प्रिपेयरनेस बढ़ता रहे। ये शॉर्ट वीडियोस होंगे जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द channel for the future intimations. Thank you very much guys, I appreciate it. Bye, good night.